अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में। आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। कराची वाले आज हमें कॉल करके बताएं कि वो इस मौसम को कैसे इंजॉय करते हैं और वो कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि कराची में तो ज़रा थोड़ी सी ही सर्दी आती है। तो कल ही मैंने जाके सारे गर्म कपड़े निकाल लिए कि ज़रा जल्दी जल्दी पहन के इनको आप यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन अच्छा मौसम है और वेदर जब भी चेंज होता है तो आपका जो मूड है वो चेंज होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब विंटर के बाद समर्स आता है तो उनको अच्छा लगता है। तो ये जो चेंज है अपने अंदर लाते रहना चाहिए, तब्दीली इंसान के अंदर हमेशा आती रहे तो अच्छी है, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव तब्दीली ना लाएं, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ। तो जनाब जब मैं मौसम की बात कर रही हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंडक में इजाफा हो गया है, कोयटा से सर्द हवाएं चलने लगी हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। अपडेट ये है कि आइंदा आने वाले जो हफ्ता है वो पूरा ठंड वाला गुजरेगा, तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहरहाल आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास ख़बर है वो ये कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ फ़ौरी तौर पर हम देखते हैं कि गैस की जो किल्लत है उसमें इजाफा हो जाता है। रोज़ाना हम तकरीबन ये बात करते हैं, लेकिन जो है वो मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सुई सदर्न गैस जो है वो मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त दी है ओगरा ने, और उसमें कल जो है वो समाअत भी होगी कराची में। इसके अलावा जो कीमत है सुई गैस की वो 226.18 रुपये में फ़ी MMBTU मज़ीद इजाफे की गुजारिश की गई है। गैस है नहीं, पैसे आप बढ़ाए जा रहे हैं, मीटर रेंट भी आता है वो, उसमें भी इजाफा हुआ। पिछले दिनों हमने देखा कि लोगों की उस पर भी चीखें निकली। तो अब ये जो इजाफा कर रहे हैं भाई, ये किस मद में कर रहे हैं? पहले गैस फराहम तो करें, उसके बाद आप इजाफा करें तो अच्छा भी लगेगा। बहरहाल इसके अलावा एक और अहम खबर ये है कि हमने देखा है कि BRT का जो मनसूबा है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उस पर काम हो रहा है। हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जो मलिर हॉल्ट से लेकर सड़क जा रही है हाईवे तक वो खुदी हुई है मॉडल में और मलिर कैंट के बाहर, तो वो खासी डिस्टर्ब हो जाती है। रात में इतना ज़्यादा उनके ऊपर हैवी ट्रैफिक होता है हाईवे से कनेक्ट होने के लिए, तो आप अगर उसमें एक दफ़ा अगर आप फंस जाएँ तो आप घंटे खड़े रहें, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं होता। अब ये जो मंसूबा है उसके दौरान एक और मसला खड़ा हो गया, पानी की जो पाइपलाइन है वो फट गई और जो मुतासर होने से एक इलाका है उसके दोनों अतराफ जो है वो पानी आ गया। तो ये BRT मंसूबे पर काम तो हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि इतना लॉन्ग कर देते हैं, इतना उसको डिले कर देते हैं कि जो है ना वो एक के बाद दूसरी चीज़ उसमें होती रहती है और फिर उसके लिए बजट्स पास होने का वेट करते हैं और आवाम के लिए और शहरियों के लिए वो वबाली जान बन जाता है। उसके अलावा एक और अहम खबर ये भी है कि हम देख रहे हैं कराची से रिलेटेड कि कराची में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीसों में 185% तक इजाफा कर दिया गया है। तो कोई इजाफा हो ना कि 10% इजाफा हो गया फ़ीस में, 20% इजाफा हो गया, 185% तक इजाफा हो गया। और जो दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो बेचारे अब मुंह देख रहे हैं कि करना क्या है। ओपन मेरिट की बुनियाद पर जो दाखिला फ़ीस है उसे बढ़ाकर 20,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया। सिर्फ ये मैं दाखिला फ़ीस की बात कर रही हूँ, उसके अलावा जो है वो आप जब पढ़ने जाएंगे, जो सेल्फ फाइनेंसिंग के तलबा हैं उनके लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर फ़ीस को 1,00,000 रुपये, 17,000 रुपये, 600 रुपये तक कर दी गई है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस है और सेल्फ फाइनेंस वाले अब 12 लाख रुपए देंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर सामने आई। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कुछ कराची के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ख़ास से उन्होंने बोला है कि जो हमारी तारीख़ी इमारतें हैं, हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनके डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स, उनकी एलिवेशन, उनको चेंज ना किया जाए, लेकिन उनको क्या कहते हैं उसकी जो वो है मरम्मत की जाए और उनको बेहतर हालत में वापस लेकर आ जाए, उनको तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल किया जाए। तो इस हवाले से क्या हो रहा है, पहले भी हमने खबरें देखी हैं, बजट्स पास होते हैं, लेकिन क्या उनकी बिल्डिंग्स की हालात में बेहतरी नज़र आती है, नहीं, इस पर बात करेंगे। और सियासी सरगर्मियों को कैसे भूल सकते हैं, सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा अब, क्योंकि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब ये कहा जा रहा है कि अब सब की तरफ से तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इंदिया दिया है कि वो कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और पहले भी वो यहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया बल्दिया टाउन से, तो क्या उनकी स्टैंडिंग होगी, और ख़ास से कम मार्जिन से जो है ना वो हारे थे, तो क्या इस दफ़ा वो अपनी जगह बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, तो जो है ना वो क्या स्कोप नज़र आ रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन आपने सबसे बड़ी खबर आज की नहीं दी। कौन सबसे सी पहले खबर मैंने मिस कर दी आज, कि आज बताइए। आपको प्रोग्राम से पहले चाय नहीं मिली।
ये ऑफिस वाले देख रहे हैं तो उनको सोचे, फिर भी मैं कितने मैंने मुस्कुराते हुए पॉजिटिव बातों के साथ मैंने शो का आगाज किया, शुजा ने फिर भी कुछ Well कहा done. कान में ना Well कि done. चले आपने अच्छा किया। नहीं, ये बहुत लड़का अच्छा जो है ना बहुत अच्छा आपका वो था इंट्रो। ज़बरदस्त चाय आ जाएगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। आपको, इसकी एश्योरेंस है इंशाल्लाह चाय आपको थोड़ी देर में मिल बस जाएगी। बहुत बहुत असल में सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ गई तो चाय जो है ना वो बड़ी तलब होती है हाँ सुबह। एग्जैक्टली, सुबह सुबह उठते हैं ना तो वो एक मॉर्निंग बूस्ट अप के लिए आपको चाहिए। असल में एडिक्टेड हो गए हम लोग। साफ सी बात है, चाय जो है ना हमारी अक्सर बड़ा में बॉडी का एक जो है ना लाजमी जुज बनती चली जा रही है कि चाहिए बस। अब इस बात पे मुझे माफ़ी दें, कौन सी खबर मैंने मिस किया, आप आगाज़ करें, चले एंकर बन जाएं आज आप। तो जी सबसे पहली खबर है बीआरटी की, कि बीआरटी जो है वो वाकई एक अभी तो मैंने बात की प्रोजेक्ट पे। उसी पे बात करते हैं, हाँ। शुरू वहीं से कर लेते हैं कि बीआरटी नहीं, मैंने तो खबर बता दी थी कि जो सबसे बड़ी थी आज की चाय नहीं मिली है। माइक अपना वो करें। अच्छा मैंने कहा शायद नहीं। आज मैं कह रही हूँ ना, मजाक भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो बीआरटी के हवाले से हम बात करेंगे। तो बीआरटी वाकई वबाल जान बन गई। मेरे तो रोज़ाना वहाँ से गुजर होता है और मैं तो फंस जाती हूँ सुबह में बहुत। वाकई एक बहुत बड़ा इशू है कराची के लोगों के लिए, और जाहिर है बहुत बड़ी आबादी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहती है, जो इस बीआरटी के जहाँ बन रही है इसके दोनों जानिब जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अगस्त 22 में आपने इसे शुरू किया था, अगस्त 2024 में इसे मुकम्मल होना था, लेकिन जो मंसूबे की रफ्तार है वो ये बता रही है कि आप अगस्त 2025 में भी इसे मुकम्मल नहीं कर सके। और जो हमारी बात होती है वो काम से जो इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी इस बात के ऊपर कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम ना जाहिर किया जाए, लेकिन ये हकीकत है कि 2025 में भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। अब ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, कोई 49 करोड़ 35 लाख, इसकी 24 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, और आप नहीं कर सकेंगे उसे, क्योंकि मसला ये है कि अभी तो उसके ऊपर काम ही उस तरह से नहीं हुआ है ना। अच्छा, मसले आते हैं डेफिनेटली, जब मंसूबे बनते हैं तो उनमें मसाइल आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी यूटिलिटी लाइन्स जो हैं वो आपने मुंतकिल करनी है, जैसे कल जो है वो इसी नौइयत की कार्रवाई के दौरान जो है लाइन फटी है। इसके अलावा जो है आपको दीगर इशूज़ भी आ रहे होते हैं, ज़ाहिर है बड़ा मंसूबा है उसमें। लेकिन असल प्रॉब्लम जो हम कहते हैं ना कि हम एक ऐसी सोसाइटी से वाबस्ता हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ में करप्शन नज़र आ रही होती है, करप्शन होती भी है। अब इस मंसूबे के हवाले से जो बातें हैं वो ये हैं कि जी जानबूझकर ताख़ीर इसलिए की जा रही है ताकि मंसूबे की लागत में मजीद इजाफा किया जा सके। हमेशा की तरह बिल्कुल, मुझे लागत तो में बहुत ही पैटर्न सी बातें हैं, उनको रिकॉर्डेड भी आप चलाओगे ना तो यही होगा यार। अच्छा, ये तो पिछली दफ़ा भी पिछले मंसूबे के लिए भी तो यही बात कर रहे थे। तो यही है बेसिकली सिचुएशन कि यार मंसूबे की लागत बढ़ा दी है। इसमें तो चलो मंसूबे की लागत बढ़ाने की भी हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के ये बाकायदा तौर पर मुतालबा इस मंसूबे पर काम करने वाले ठेकेदार कर चुके हैं, वो काम बंद कर चुके हैं इसमें के ऊपर कि जी डॉलर का रेट कहीं का कहीं चला गया है, हमारे लिए जो आपने तय किया था उसके मुताबिक इसे कंप्लीट करना मुमकिन नहीं, उन्होंने काम बंद कर दिया था। अच्छा, जैसे आपने भी पिछले दिनों भी आप ही का वो लफ्ज़ था, मुझे बड़ा पसंद आया था। आपने कहा ना कि क्योंकि मैं बार बार मैं इस बात पे वो कर रही थी, बात हुई हमारी डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड की वजह तज़ीनो आराइश का जो प्रोजेक्ट पास हुई थी, दीवार खड़ी कर दो, रंग रोगन का, वेल इनफ, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन आपने जो टर्म इस्तेमाल की थी ना, कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं, वो ठीक है। आपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, वो हल हो नहीं रहे। अब कराची वाले, अब ठीक है बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाना बहुत ज़रूरी है। भी PSL भी करीब आ जाएगी तो उसमें लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे, लेकिन भाई जो असल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो हालत सुधार ले, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। अगर लेकिन इस शहर के पुराने लोगों से पूछो ना तो वो आज भी ट्राम को याद करते हैं, वो आज भी सर्कुलर रेलवे को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे क्या है? वो टूटी फूटी मिनी बसें, वो बसेज जिनमें अगर आप चढ़ जाएं तो आपका हाल ख़राब हो जाता है, वो चल रही थी। अभी भी बसेज आई हुई इतनी सारी ग्रीन जो है वो पोर्ट पे खड़ी है। शर्जील मेमन साहब बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि इनको सड़कों पे लेकर आ जाए। वो नहीं आएंगी, वो अभी नहीं आ सकती। डब्बा हो जाएंगी। कल वज़ीर आला साहब ने उसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया, वज़ीर आला हाउस की जानिब से जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि जी कोशिश कर रहे हैं, फंड्स ख़त्म हो गए, इश्यूज हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये होता है कि ये मसले ऐसे हैं जिनको आपको जो ना चुटकी बजाते हल करना चाहिए। इसलिए हल करना चाहिए कि ये बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है जी, ठीक है हर चीज़ जो है वो सियासत की नज़र हो जाती है। निगरान गवर्नमेंट है जी, निगरान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं मिलने चाहिए। निगरान गवर्नमेंट ने ये वाले मसले हल कर दिए तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी? ये वाले जो इशूज़ हैं ना, इनकी वजह से चीज़ें जो है वो लेंदी होती चली जाती हैं। इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं BRT, ये मैंने अभी जैसे बताया 49 करोड़ 35 लाख डॉलर में बनना है। एशियाई तरक्याती बैंक इसमें जो है आपको फ़ंड कर रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक आपको इसमें फ़ंड कर रहा है, फ्रांस का एक तरक्याती इदारा इसमें आपको फ़ंड कर रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
बायोगैस से आपने बसेस चलानी है। अच्छा, अभी आपने इनका जिक्र किया तो मुझे वो वाले तो प्रोजेक्ट्स याद आ गए जो मलीर एक्सप्रेसवे वगैरह चल रहा है, और जिसमें जो मलीर से लेकर खोखरा पार्क तक जो सड़क बननी थी उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ था, वरना ये पहले तो बहुत अरसे से इसको बनाना था लेकिन वो नहीं होता बाहर। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद फ़हीम साहब वो काम तेज़ हुआ। अभी हम एक्सप्रेसवे में भी देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत नो डाउट। तो वो तो अपनी चीज़ें आपसे करवा रहे हैं और वो टाइमली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनके हाथ में चीज़ें ना वो तो बहुत ही लिंगर ऑन कर देते हैं ये लोग। देखिए मसला सिंपल वही होता है कि मंसूबे की लागत बढ़ानी है, मंसूबे की लागत बढ़ाएंगे उसमें उनका कमीशन बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा पैसा जेबों में आएगा, तो करप्शन जो है वो अपने उरूज पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मामला है ये इंशाल्लाह मुझे तो नहीं लगता कि हम अगस्त 2025 में भी देखते। अगस्त 2025 में मैं ये भी बता दूं ये बसेस भी आ जानी है, जो रेड बसेस, उस वक्त तक अगर मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा तो बसेस जो इसी तरह से खड़ी रहेंगी पोर्ट के ऊपर और ख़राब होती रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि जो बसेस अभी ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद है हमारी ना, वो बारिश होती है या सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है, वो बसेस ख़राब हो जाएंगी, इतनी वो महंगी चोरियां होनी है उनमें। हाँ, वो उनके हालात निकाल के तो बाहर कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, अभी फिर बार बार बात करते हैं कि गैस है नहीं, लेकिन उसके अलावा स्विस सदर्न गैस कह रही है कि गैस हम महंगी कर देंगे, 226.18 रुपये जो है वो हो जाएगी नई प्राइस, और 1 जुलाई 2023 से इसका तलाक होगा। तो भाई क्या होगा, ये इतनी महंगी हो जाएगी, गैस अवेलेबल तो है नहीं। देखिए मैं इस पर फिर वही बात करूंगा जो शायद पहले भी एक दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी कि मेरे नज़दीक जो है वो गैस के ऊपर पहला हक जो है ना वो घरेलू सार्फिन का है। उसके बाद आप जाके जो है ये दीजिए, आप जो छोटे सीएनजी स्टेशन उनको दीजिए, फिर आप छोटी सनतों को दीजिए, फिर जाके बड़ी सनतों की बात होनी चाहिए। आप गैस के प्राइस, गैस को जिस तरह से आपने जो बांट रहे हैं ना आप, जैसे अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को वाला माल हाल आपने किया हुआ था, किसी को भी प्रॉपर नहीं मिल रही ना, घरेलू को जी, ना इंडस्ट्रियल किसी को नहीं मिल सार्फिन अलग परेशान है, सब घरेलू परेशान तो है। खैर बेचारे तो इस हवाले से एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमेशा से होनी चाहिए थी, पहले ही बन जानी चाहिए थी। जिस वक्त आपने इस मुल्क में सीएनजी स्टेशन कायम किए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस दौर में ये पॉलिसी बन जानी चाहिए थी कि पहली प्रायोरिटी जो है वो घरेलू सार्फिन होंगे। आपने वो पॉलिसी नहीं बनाई, आज लोग परेशान है, गैस आपके पास ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छी खबरें भी हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो है टंडोला यार में हमें ये पता चला कि कुछ गैस के ज़ख़ीरे दरियाफ्त हुए हैं, एक अच्छी खबर है। इसी तरह से घोटकी से भी खबरें हैं कि वहाँ से भी हुए थे। अभी उसको सिस्टम का हिस्सा बनने में ही कई साल लग जाएंगे। जब वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे उस वक्त तक जो है लोग जो है वो लकड़ियों पर रोटियाँ पका रहा हुआ करेंगे। तो आप ये देखें ना कितने बड़े बड़े कोल माइंस के ज़खायर मिले फ़हीम भाई। उसको सोचा था कि यहाँ से पता नहीं कितने फलाने हज़ार यूनिट जो है वो बिजली जनरेट होगी, वो मेन जो है वो सिस्टम में जाएगी और उसके बाद ये बिजली का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ये इस बात को सुनते हुए भी मुझे तो 5 साल हो गए, अभी तक तो मुझे कोई ये वाली बात जो है ना, साबिक गवर्नर ज़ुबैर साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा गवर्नर हाउस में, वो ये कोल माइन के ऊपर था। वहाँ पे भी मैंने उनसे बात कही थी कि दुनिया कोयले से बिजली बनाने का काम ख़त्म कर चुकी है, इसे माहौलियात के खिलाफ करार देकर ख़त्म कर चुकी है। आप अब इसे शुरू कर रहे हैं, तो हमारी तो तरजीहात ही नहीं है ना। हम तो पता नहीं क्या सोच के क्या कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम अगेंस्ट द वर्ल्ड क्यों जा रहे होते हैं। दुनिया कुछ कर रही होती है, हम कुछ कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है ना ऑप्शंस मौजूद नहीं है, हमारे पास पानी मौजूद है, धूप मौजूद है। अभी विंटर सीजन में लोग तरस जाते हैं धूप के लिए ममालिक के अंदर। आप कनाडा की सूरत हाल देखें, रशिया देखें, अमेरिका में सिचुएशन देखें, कितनी सर्दी धूप के लिए लोग तरस गए। हमारे ऑलरेडी पूरे सीजन में धूप मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करना। मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊँ, बिजली के हवाले से सबसे मजे की बात बताऊँ कि हमारे यहाँ विंड कॉरिडोर, देखिए पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारा कराची ख़ास तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि हम समंदर के किनारे बैठे हैं और समंदर से थोड़े ही फासले के ऊपर हमारे पास रेगिस्तान है थारे। यहाँ एक बाकायदा ऑटोमेटिकली एक विंड कॉरिडोर बन गया है कि यहाँ से हवा जो है वो सफ़र करती है रेगिस्तान की तरफ, जब वो वहाँ से गर्म उड़ती है वो उड़ ऊपर चली जाती है, यहाँ से दूसरी हवा उसकी वो ले लेती है। ये विंड कॉरिडोर है। आप इस विंड कॉरिडोर को अगर सही से इस्तेमाल कर लें, आप कई हज़ार 50,000 मेगावाट बिजली सिर्फ इस विंड कॉरिडोर से बना सकते हैं, जो पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है और वन टाइम प्रोजेक्ट है। वन टाइम प्रोजेक्ट है। हम नहीं करते, हमने लगाए हैं थोड़े बहुत, लेकिन उससे मेरा ख्याल है 100 मेगावाट भी नहीं बन रही, थोड़ा है, 100 मेगावाट भी नहीं बन मकाम पे लगे हुए हैं 4-5। तो विंड कॉरिडोर आपको कुदरत ने दिया हुआ है, किसी और को आपने कुछ करना नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हमारे यूटिलाइजेशन नहीं है। हम जो है वो कुदरत से तो हम कुछ लेना ही नहीं चाहते ना, हम जो है वो करप्शन से लेना चाहते हैं, जो कुछ भी लेना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो है हमारा मसला। जहाँ पर इस चीज़ों में इजाफे की बात कर रहे हैं, पढ़ना मुश्किल हो गया। पहले हमने चाय पीने में बात की थी, चाय पीना मुश्किल है, चीनी पत्ती दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, बहुत महंगी हुई, गैस महंगी हुई, कैसे पकाएं, चलें जी चूल्हे पे नहीं बना सकते आप, कैटल में बना लें या कोयले पे बना लें।
अब पढ़ने के लिए भी आपके लिए इतना मुश्किल। एंट्री टेस्ट की जो खबर मैंने देखी है तो सुबह सुबह बड़ा बुरा लग रहा है मुझे कि 185% तक इजाफा, यानी आप सिर्फ टेस्ट देने जाएं तो आप 50,000 रुपये तो पहले तो टेस्ट के रखें, उसके बाद फीस की मद में आपको जो तकरीबन कितने पैसे चाहिए, ट्यूशन फ़ी जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 1,17,000 रुपये कर दी गई, और जो सेल्फ फाइनेंस पे पड़ेगा वो तो 12 लाख रुपए में पड़ेगा। और ये कहाँ की बढ़ाई गई है? कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। किसी प्राइवेट इदारे ने नहीं बढ़ाई है, ये एक सरकारी इदारे ने बढ़ाई है। एग्जैक्टली। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है अच्छा, ये पहले प्राइवेट की फीस इससे कम थी जी। अब जो है ये बेसिकली मेरे साहब के अंडर में है, सिटी गवर्नमेंट के अंडर में है ये KMDC। ये इस शहर के लिए बना था। ये फारूक सत्तार साहब के दौर में जब वो मेयर कराची थे उस वक्त उन्होंने प्रोजेक्ट लाए थे, वो KMDC बना। KMDC का मकसद ये था कि शहर के जो नौजवान हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस उनके लिए अवेलेबल हों, और सिर्फ कराची का डोमिसाइल रखने वाले लोगों को इसमें एडमिशन दिया जाता है। आप करना क्या चाहते हैं? मेरा सिंपल ये है कि कोई प्रायोरिटी, कोई आपका कोई माइंडसेट जो है वो है ही नहीं कि आप चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इससे आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो क्या कहते हैं आपको ये दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे लोग। यही वो बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ तालीम की बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, हमारे यहाँ सेहत की बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं आप उसमें लाइनें तोड़ देते हैं। आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल वो मुल्क छोड़ के जा रही है। एक बहुत बड़ी फिगर हर कुछ अरसे के बाद जो एक फिगर सामने आती है उसमें ये होता है कि जी इतने लोग मुल्क छोड़कर चले गए, इतने लोग मुल्क छोड़कर। अभी पिछले 8 माह का जो डाटा आया है फाहिम भाई, उसमें 8 लाख जो नौजवान है वो मुल्क से बाहर चले और ये ब्रेन ड्रेन है। ये कौन थे जिन्होंने मुल्क चलाना था? हमारे बाद जिसने ये मुल्क चलाना था वो नहीं है अब इस मुल्क में, वो नहीं रहना चाहता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पे। उसे पता है कि भाई मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात, मुझे प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी। तो लोग जो है मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। और ये क्या कर, और लोग बाहर के लोग उन्हें खुशी खुशी बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का जो ब्रेन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। आप इस वक्त आप पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं उनमें आपको यही मिलेगा कि जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, कहीं ना कहीं उनका हिस्सा जो है वो मौजूद है क्योंकि वो बेहतरीन लोग हैं। आप ये देखें ना, अब यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो आपके लिए बस एक दफ़ा जाने का खर्चा जो है वो जो ब्लॉक अमाउंट है वो करना वो मुश्किल है। बाकी आपको ट्यूशन फ़ी में इतनी रिलैक्सेशन देते हैं, इतनी मिनिमम उन्होंने रखी होती है कि अगर आपने कोई जो है वो और जॉब भी कर ली तो आप उससे जमा करके निकाल सकते हैं। अब हमारे यहाँ कोई बच्चा ये निकाल सकता है? अच्छा, एक बम नहीं गिरा है तलबा पर या उनके माँ बाप की जेबों पर। ट्यूशन फ़ी बढ़ाई है, एडमिशन फ़ी बढ़ाई है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फ़ीसद में 80% तक इजाफा कर दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जी जनाब, मतलब कुछ तो हाल करें, कुछ तो रहम करें। रहम की ही अपील होनी चाहिए, लेकिन किससे करें? किससे करें? करने वालों ने तो ये कर दिया, जिनसे हमें रहम की अपील करना थी उन्होंने तो ये फैसले किए हैं। अब मसला सारा यही आ जाता है कि ऐसे में अगर मैं फिर वही बात करता हूँ तो अजीब सा लगता है कि भाई मैं ये कहता हूँ कि यार लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो आप चाहते क्या हो कि लोग मजीद मुल्क से बाहर चले जाएं। आप ऐसा माहौल पैदा करने की बजाय कि जब ये खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल मुल्क छोड़कर जा रही है, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए, आपको ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे लोगों का मुल्क से बाहर जाना रुके। लेकिन आप उसको मज़ीद जो है आप लगता है कि आप चाहते हैं कि जो भी है अगर कोई बच्चा कुछ है वो भी मुल्क से बाहर निकल जाए। ये गलत सोच है। आपको देखें, हम मान लेते हैं चलें एक लम्हे के लिए कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं हैं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट जिनकी आप बात कर रही हो कि जहाँ पर जब लोग हमारे ही लोग जब पढ़ने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जो है तालीम की सहूलतें जो है वो मुफ्त भी मिलती हैं। स्कॉलरशिप आप ले लें तो वहाँ पर मुफ्त में मिलती हैं, और जितने फ़ीस वो लेते भी हैं उसके लिए आप कहीं वहाँ पे काम करें तो आपको आराम से वो फ़ीस भी पूरी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं हैं, लेकिन क्या हमने कभी वेलफेयर स्टेट बनना नहीं है? किस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं कि 70 सालों में भी हम अपने लोगों को बाहर जाने से रोकने में नाकाम हैं, हम उनको तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर देने में नाकाम हैं। अच्छा, मैं जो आप बात करें ना, मुझे इस पर ऐसा लगता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं लेकिन हुकूमत इसमें अपना पार्ट नहीं प्ले करना चाहती। वैसे आप देख लें प्राइवेटली इदारे भी काम कर रहे हैं, एनजीओज भी काम है, खाना भी खिला रही हैं। अब तो खैर पढ़ाई पे भी शुक्र है, कुछ आईटी कोर्सेज वगैरह की वजह से लोगों का ध्यान गया तो वो उसमें अपना जो है ना रोल प्ले करें। लेकिन बात वही है कि देखिए गवर्नमेंट लेवल पर हमारे लिए क्या हो रहा है, ये सवालिया निशान है। इस पर बात जो है ना वो हम करते हैं तो बहुत अफसोस होता है और बहुत मायूसी होती है कि बजाय इसके कि हम बेहतरी की तरफ जाएं हम पीछे जाए जा रहे हैं और उससे और ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। बहरहाल हम वक्फा बराए चाय लेते हैं, वक्फा लेके वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जहां बात हो रही जनाब चीज़ों में इजाफे की, फ़ीसों में इजाफे की, गैस टैरिफ में इजाफे की, तो जनाब
जो सब्जी अगर वो भी लेने चले जाएं तो 1,000-500 रुपए जो है ना वो तो दिखाई नहीं देते आपको कि कहाँ चले जाते हैं। फ़हीम साहब है ना, ऐसा ही है ना? हर सब्जी जो है वो करेला लगने लगती है। अच्छा, हाँ ये बड़ा वाकई आप पहले, अच्छा अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ तो जो सर्दियों की सब्जी होती थी, अगर आप जैसे मूली गाजर और ये गोभी शोभी आप जो ले रहे हैं सर्दियों में, चुकंदर वगैरह ज़्यादा आ रहा होता तो 40-60 रुपए ऐसे कोई इसकी रेंज होती थी, बहुत भी हुआ तो 80-100 रुपए। अभी तो कोई सीजन की सब्जी कोई 150 रुपए, 120-100 रुपए से कम नहीं है। और मैं इसमें ना थोड़ा सा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ लेने आप अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप तो बहरिया टाउन में रहे ना, आपकी रिहाई, आपके रास्ते में सब्जी मंडी आता है, आधी से भी आधी कीमत में वहाँ पे चीज़ वही मिल तो रही ना, होती है। यही मैं कहता हूँ कि ये मुनाफाखोरी इतनी ज़्यादा क्यों? 100% तो चलो मामूली सी बात लगने लगी है। बिल्कुल जो सही कह चीज़ आप जो है सब्जी मंडी से 100 रुपए की, मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ कि 100 रुपए, बहुत ज़्यादा वाकई, बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। फिगर कह के मैं कह रहा हूँ 100 रुपए, वो चीज़ आपको वो घर पे या घर के किसी मार्केट में, इलाके में कहीं पे वो 400 रुपए की मिल रही है। ये 300-400 गुना जो हम मुनाफा ले रहे हैं ना, ये गलत है। अब इसमें रोकना किसने है? रेगुलेटरी इंतजाम। अथॉरिटी क्या कर रही है? वो जो चेक एंड कुछ बैलेंस भी जिनका नहीं काम करना है, है, कुछ भी कमिश्नर नहीं जो है है। उनका काम नहीं है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर यहाँ पे कमिश्नरी निज़ाम चलाया जाता है, और यही जो है हमारे यहाँ जो है वो पुलिस सिस्टम में चलाया किया जाता है कि हमारे यहाँ किसी ने बाहर निकल के उसको इम्पोज नहीं करना। अब कल क्या हुआ, ये जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था कि जी जाके जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो कल पूरा दिन आपने देखा होगा कि मुर्गी डीलर्स ने जो है वो हड़ताल करके रखी बिल्कुल थी। ऐसा ही है। वो किस बात पे थी कि जनाब जो है वो हमारी दुकानों पे जुर्माने किए जाए। अच्छा, उनसे अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात कर दो, कहते हैं यार जुर्माने का मसला नहीं है, जुर्माना हम दे दें। वो जो हमसे जुर्माने के अलावा जो लेके जाते हैं, हमें उस पर एतराज़ है। वो सील खोलने के भी 20,000 रुपए ले लेंगे, इतने फलाने हजार तो रुपए ये इतने वाला जो है ना हाँ। मसला, उसके ऊपर ज़्यादा उनका हुआ है। और जाहिर है एक बड़ा मसला है, शहर में कमिश्नरेट सिस्टम है। हमारे यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम के तहत जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार है कि वो जाएँ और जाके जो है वो जुर्माने करें, यानी रेट चेक करें, और रेट अगर ठीक नहीं है तो आप जुर्माने अच्छा, उस जुर्माने के बाद क्या चिकन की प्राइस में कमी आई कोई है? आई? कोई नहीं आई। ठीक है, फिर उनका तो जाहिर है किसी हद तक ये बात मैं मानता भी हूँ कि तलब और रसद वाला जो मामला है कि भाई जो डिमांड होगी उसके मुताबिक उनको प्राइस उनके जो है वो बनते हैं। लेकिन मेरे भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ये बात कहते हो तलब और रसद, तो आप एक दिन के मामले के ऊपर आप पूरे साल जो एक रेट फिक्स कर देते हो। ये डेली चेंज हो ना, तो मुझे भी लगे कि हाँ यार आज चलो 240 रुपए की मिल रही है मुर्गी 1 किलो, कल जो है वो 210 की भी मिल जाएगी। नहीं, वो 240 से 340 तक पहुंच जाएगी, कम नहीं होगी। ये बड़े मसले हैं हमारे यहाँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो एक्शन होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही हो रहा है, और थोड़ा बहुत के बाद जो है वो माफियाज हैं हमारे यहाँ, वो माफियाज हड़तालें कर देती हैं। तो हड़तालें कर देती हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता, आम आदमी पिस रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर तरह से पिस रहा है। आप किसी भी चीज़ को, मुझे तो ऐसा लगता है मट्टी का जर्रा भी उठा दो ना, वो कहेंगे ये आम आदमी के लिए मुश्किल है, ये उसके लिए अवेलेबल नहीं है। बहरहाल खैर, बहुत सारी खबरें होती हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूज़ है, लेकिन उन सब में हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर भी ले आएँ। बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहा है माहौल। अभी जो है वो मेयर कराची साहब कह रहे हैं कि जो कौमी विरसे हैं हमारे, जो तारीख़ी विरसे हैं, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको आप प्रिजर्व करें, उनको अपनी असली हालत में वापस लेकर आएँ। और इस हवाले से इक़दाम करने के लिए उन्होंने हिदायत जारी की हैं, और उन्होंने कहा उनके डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, एलिवेशन जो है उसमें तब्दीली ना की जाए, लेकिन इनको प्रिजर्व किया जाए और इनकी तज़ीन व आराइश पे काम किया जाए। और डेंसो हॉल में लाइब्रेरी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कराची म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा। तो अच्छा है, चलें ये इक़दाम तो हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल चलें, अल्लाह करे हो जाए। पूरी जो हमारा ओल्ड एरिया उसमें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है फहम साहब, आप उनको नजर उठा के देखो तो काले धुएं में अटी हुई होती है वो। अच्छा लगता है अगर आप उनको जो बेहतर कर लें। डेंसो हॉल में चले जाएं, सिर्फ क्या आपके ऊपर एक अजीब अच्छा तासुर आता है बिल्डिंग का ना। और दुनिया जो है ना वो अपने विरसे को महफूज करती है। कराची ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं ना, तो जी अच्छा है, इसको भी कर लें। मैं तो कहता हूँ जाहिर है उसी मंसूबे का हिस्सा बना लें। लोग आएँ तो आप लेके जाएं उन्हें कि जी हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, पिछले दिनों क्या हुआ, बंस रोड का आपको पता होगा, बड़ा सा एक बैनर लगा, बंस रोड फूड स्ट्रीट, उसमें जी अब गाड़ियाँ नहीं जाएंगी और फलाना हुआ, बड़े अच्छे मेजर्स लिए गए, रंग रोगन हो गया, बत्तियाँ लग गई, लेकिन वो क्या हुआ, बाद में उसको उखाड़ फेंका, पूरा सब खत्म कर दिया। प्राइवेट और पब्लिक जो है वो थी, कोलैबोरेशन थी। लेकिन बात ही कि क्यों हुआ, अब जब एक चीज कर दी उसको चलाएं आप, किसी तरह उसको मेंटेन करें। अब उसमें गाड़ियां भी घुस रही हैं, बाइक वाला भी जा रहा है, गधा घोड़ा भी उस पर चल रहा है, वही का वही हाल कर दिया। तो ही ना अदालत कराओगी मुझसे, लेकिन हकीकत ये है कि वो सारा मामला जो है वो हमारे यहाँ अदालतें भी तो हर मामले में जो है वो ना सिर्फ नोटिस लेती हैं बल्कि हुक्म भी जारी कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मामला ऐसे हैं जो आवाम के
एक तरह से मफाद में होते हैं। वहाँ अवामी मफादात के मामलों के ऊपर जो है वो अदालतों को भी जो है थोड़ा सा सोच समझ के फैसले करने चाहिए। यकीनन बंस रोड के हवाले से एक अच्छा फैसला था। बंस रोड एक कदीम शाहराह है शहर की, और उस शाहराह पर जो बिल्डिंग्स हैं उनको ज़ाहिर है वो बिल्डिंग्स हेरिटेज में आती हैं। उनका जो उनके ऊपर रंगो रगन करके अगर उनको भी जो बेहतर किया गया था तो उससे उस बात पे कि उनकी हेरिटेज को जो है वो नुकसान पहुंचा है, उसके ऊपर जो है लोग अदालत चले गए, अदालत से वो फैसला आ गया, उसके ऊपर जो है सारा कुछ चेंज कर दिया गया। मैं फिर वही बात करूँगा कि कौमें अपना विरसा जो है वो महफूज करती हैं। मैं थाईलैंड गया था तो थाईलैंड में हमें उन्होंने अपना जो है वो विरसा दिखाया, कदीम विरसा दिखाया, घुमाया उन्होंने, और किसी एक जगह नहीं, वो हम 7 दिन वहाँ रहे, 7 दिन में वो हमें पता नहीं कितनी जगहों पे लेके गए, और हम हैरान होते थे कि यार किस तरह से इन्होंने से प्रिजर्व किया हुआ है। वहाँ एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने वो किया हुआ था कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसके ऊपर पूरी वो बात सुन सकते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। हमारे यहाँ आप कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दें, नेशनल म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। कल की जंग अखबार की एक वो थी तस्वीर थी, हमारे जो नेशनल म्यूज़ियम है उसके लॉन में जो है वो कुत्ते जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, और ये था कि जी ये नेशनल म्यूज़ियम है और नेशनल म्यूज़ियम के पार्क का ये हाल है। तो बात सारी है कि हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो 10 to 5 जब हम काम करते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा है, अच्छा ना हो लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट होती है वो सब अच्छा की होती है। इर्द गिर्द हमारे सब कुछ ख़राब है, लेकिन जो रिपोर्ट हम बना के ऊपर भेज रहे होते हैं वो सब अच्छा की भेज रहे होते हैं। तो ख्वाहिश ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ ये भी है ना कि अगर आप सीट पर बैठे हैं, आप कराची के ब्यूरो चीफ हैं, आप जब तक आप अपने रिपोर्टर्स पर नज़र नहीं रखेंगे और रिपोर्टर आपको कह दे जी मैं आज 6 पैकेजेस बनाकर आया हूँ, तो आप मान लेंगे? पॉसिबल नहीं है तो ना। इसका मतलब है कि जो अब जिस ड्यूटी पे आपको लगाया गया आप उस पर नजर ही तो नहीं रख रहे, आप देख ही नहीं रहे कि ये जो बंदा बोल रहा है सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मसला है कि पकड़ नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज या जो मसनद पर आके बैठ गया है, बराजमान है, तो भाई तू कुछ कर तो ले, अब इतनी तनख्वाह ले रहे हो हमारे पैसे से, टैक्स के पैसों से, हमारे पैसों से, लेकिन आप कुछ नहीं डिलीवर कर। रमशा एक स्टोरी थी पिछले दिनों मैंने की किसी चीज़ के लिए, वो स्टोरी ये थी कि जनाब कराची में थाने जो हैं वो बिकते हैं। वो थाने बिकते क्यों कि ज़ाहिर जो SHO आता है वो थाना ख़रीदता है, इसलिए ख़रीदता है कि वो वहाँ से कमाएगा। हमारे यहाँ ये सिर्फ थानों के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हमारे यहाँ सिस्टम का हिस्सा है कि जी आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे के बगैर नहीं मिलेगी, और वो ख़रीदने वाला इसलिए ख़रीदता है कि जब वो आएगा तो उसने उस पोस्ट के ऊपर बैठकर वहाँ से कमाना है, इसलिए कमाना है कि एक तो वो आइंदा कोई, एक तो वो अगर हटा दिया जाए तो वो आइंदा कोई पोस्टिंग ख़रीद सके, दूसरा ये कि वो जो पोस्टिंग ख़रीदने के बाद कुछ अपने पास भी तो बचा सके। तो वो आने के बाद ये नहीं देखता तो उसी सिस्टम में बेहतरी क्या लानी है, वो ये देखता है कि इस सिस्टम से मैं अपने लिए पैसा कितना बना सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा ख़राब होती चली जाए। थाना नहीं बिकता खाली, यहाँ पे हर सीट बिकती है। अब आपने जहाँ ये ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है वहीं पर जो है वो लियाकत हसरत मोहानी लाइब्रेरी है जो कि खस्ता हाली का शिकार हो गई है पहली। अच्छा, अभी सारी खबरें मुझे तो ऐसा लगता है इंटरलिंक्ड हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जो आपने उनकी फीसों में इतना इजाफा कर दिया, किताब का रुझान वैसे ही इतना कम होता जा रहा है लोगों के अंदर। पहुंचेंगे नहीं तो रास्ता खराब है, कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। हाँ, अब रास्ते वाली BRT भी डालने, इसमें टूटा फूटा फर्नीचर है, खस्ता हाल इमारत है, और जनाब कोई इस पर ध्यान देने वाला है नहीं। हसरत मोहानी लाइब्रेरी की छत पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं, खस्ता हाल इमारत है, फर्नीचर टूट फूट चुका है, और जो किताबें उनमें दीमक लगी हुई है। इसमें कुछ कहना है मुझे? ये आप ही कह सकते हैं। ये जिगरा आप ही रख सकते हैं फहीम भाई। देखें बात क्या ये हाल है बताएं, शराब की बोतलें मिल रही हैं ऊपर लाइब्रेरी के ऊपर। वेरी नाइस। देखें मसला ये है कि अभी कराची में 5 रोज़ा बुक फेयर कल ख़त्म हुआ है। आप इस शहर के लोगों का हाल देखते हो किस तरह से टूटे पड़े थे इस बुक फेयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको इलाकों में पढ़ने के लिए किताबें, लाइब्रेरीज नहीं अवेलेबल। ये वजह है कि उस साल में एक शो होता है ऐसा, और वो टूट पड़ते हैं कि यार यहाँ से कुछ किताबें मिल जाएंगी, कुछ अच्छा मिल जाएगा। हम ये कहते हैं कि जी रीडिंग कल्चर ख़त्म हो गया है, किताब पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है। देखो इन 5 रोज़ा दिनों में कि जनाब किस तरह से लोग गए थे। ऐसा ये है वजह कि आपने लाइब्रेरीज का ये हाल कर दिया है। अच्छी लाइब्रेरीज एक तो हैं ही नहीं अच्छी हालत में, किताब वहाँ नहीं मिलती, वहाँ पे क्या मिलता है वो उसकी छत से आपको बरामद हो गया जो आप वहाँ मिलता है। तो ये जो एक पूरा हम माहौल बनाते जा रहे हैं ना, हमने अपनी नस्ल को पार्क्स उन पे कब्ज़ा हो गया, लाइब्रेरीज उनकी हालत आपने बिगाड़ दी, स्कूल कॉलेजेस तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज जाकर वहाँ जो अंदर है वहाँ देख लीजिए, वहाँ को आप वहाँ पे किताबें नहीं मिलेंगी, रैक्स में कुछ किताबें लगी होंगी, उसके ऊपर ताला लगा होगा, ताले की चाबी मांगो तो चाबी नहीं मिलेगी आपको। तो आप खुद अपनी नस्ल को जो है वो किताब से दूर करते चले जा रहे हैं।
और दुनिया में अब वापस जो है लोगों को किताब की तरफ लाया जा रहा है, लिसनिंग कल्चर की तरफ लाया जा रहा है, रेडियो सुनने के ऊपर उन्हें आमादा किया जा रहा है, उन्हें किताब पढ़ने की तरफ आमादा किया जा रहा है। हम कहते हैं कि जी ठीक है यार, एक है ना हज़रत मोहानी लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है ना, काफ़ी है, एक लाइब्रेरियन समेत 4-5 लोग वहाँ से तनख्वाह भी ले रहे होंगे, बस काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, ऐसा नहीं जैसे आपने कहा ना बुक फेयर में तशनगी थी लोगों में कि वो गए और उन्हें पढ़ना था, यहाँ पर भी ये तलबा से जब बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि भाई हम महंगी महंगी किताबें नहीं ख़रीद सकते, तो हम लाइब्रेरी जाते हैं, कम से कम वहाँ पे रोड्स बना लेते हैं, अपनी मनपसंद किताबें ले आते हैं, तो वहाँ पर अब जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे आप? हज़रत मोहानी लाइब्रेरी का इस सिर्फ हाल नहीं, आप इस शहर की अक्सर लाइब्रेरीज में चले जाएँ, लाइब्रेरी एक किसी आम बच्चे से पूछ लें शहर की में किसी लाइब्रेरी का पता है, वो आपको बहुत सोच समझ के या सर्च करके आपको एक लियाकत लाइब्रेरी का शायद बता दे, या कोई लियाकत लाइब्रेरी का बता देगा आपको बहुत ज़्यादा। लियाकत लाइब्रेरी का हाल जाके देख लीजिए। मुझे याद है कि हम पुराने अखबारात के लिए जो है तलाश में जो लियाकत लाइब्रेरी जाया करते थे, हम धूल में अटके हुए वो रजिस्टर्स निकालते थे, उनमें से अखबार निकालते थे, अपनी रिसर्च करते थे। आज आप बता देना कि कौन से बच्चा ये कर रहा है। इंटरनेट पे नो डाउट चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन क्या उनकी अथेंटिसिटी है? इंटरनेट पे तो एक आपके पास ऑप्शन है ना, हर शख्स के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना कुछ भी एडिशन करके वो डाल सकता है वो मवाद, तो वो मवाद जो है उसकी अथेंटिसिटी तो फिर सारे सवालिया निशान हो गई ना। तो किताब का मसला एक ऐसी चीज़ है कि किताब की बुनियाद पर आप कह सकते हैं जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो मवाद आपके पास मौजूद है वो अथेंटिक है, आपने फला किताब से उठाया, आप उसे कोट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इंटरनेट से कोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी मवाद पड़ा है उसमें किसी ने क्या इजाफा कर दिया, क्या कमी कर दी, उसका आपको नहीं पता। और फिर किताब कल्चर में ये भी था ना कि हमें स्क्रीन से डिस्कनेक्ट होने का एक मौका मिल जाता है। अभी देखिए ना हर चीज़ ऑन स्क्रीन है, हर चीज़ में हमें वही बिजली और मोबाइल कलर वही सब कुछ चीज़ें चाहिए, तो मतलब आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए चाहिए तो खुशी हुई, टाइम चाहिए। मेरे बच्चे जो मैं अपने तीनों बेटों को लेकर गया था वहाँ पे, मुझे खुशी हुई मेरे बेटे ने जो है बुक्स खरीदी वहाँ से, महंगी बुक खरीदी। मुझे हुआ भी क्या, कॉमिक्स बुक इतनी महंगी। हाँ। मुझे वही जो आपकी वाली बात के लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से हम लेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी नस्ल जो है वो पढ़ना चाहती है, उसे आप ऑप्शन दें तो वो यकीनन जो है वो मोबाइल छोड़ के बुक पे आना चाहते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बात यह है कि हम उन्हें मौके नहीं दे रहे। इसमें तो अब ये होना चाहिए, मुझे वो जो इसके बुक फेयर के मुंतज़मीन हैं वो बता रहे थे कि बहुत से लाइब्रेरीज़ के लोगों ने हमसे रब्ते किए कि हम अपनी लाइब्रेरीज अपडेट करना चाहते हैं, हम इसलिए आपके बुक फेयर में आना चाहते हैं, और वो आए भी। लेकिन वो लाइब्रेरीज किसकी थी? वो प्राइवेट इदारों की लाइब्रेरीज हैं। प्राइवेट इदारे अपनी लाइब्रेरीज को तो बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फीसिस ले रहे हैं इदारों से, तलबा से, वो अपने इदारों में जो है वो ज़ाहिर है बुक्स चाहते हैं। लेकिन ये जो हज़रत मोहानी लाइब्रेरी है, जरा जाके वहाँ की मसला ये है, पैसे वाला तो किताब खरीद भी लेगा, जो प्राइवेट पढ़ रहा है वो शायद कहीं ना कहीं जाके किताब खरीद भी लेगा। एट अ पॉइंट आप जो है ना दिलाई दे, जैसे आपने अपने बच्चे को कॉमिक बुक दिलाई, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपने दिलाई और दिलानी भी चाहिए, क्योंकि बाकी आप टॉयज दिला रहे हैं, बाकी फरमाइशें कपड़े जूते सब कुछ पूरा करें, तो व्हाई नॉट किताब। लेकिन बात ये है कि गरीब पिस जाता है ना। अब एक बच्चा जिसने तो यहाँ जाना है ना, उसने तो हज़रत मोहानी जाना था। हाँ, अब जिसने किसी ने एडमिशन लेना है, किसी तरह एडमिशन हो भी गया, अब वो किताबें कैसे अफोर्ड करेगा? पुरानी किताबें तक तो इतनी महंगी हो गई, कॉपी अभी तो पिछले दिनों एक बड़ी अजीब सी खबर आई थी, मुझे उसके ऊपर भी हैरानी हुई थी कि क्यों ऐसा फैसला किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ मैट्रिक तक बुक्स देती है, ठीक है। अब वो ये हुआ है कि जनाब वो बुक्स जो हैं वो वापस ले ली जाएंगी जब आप मैट्रिक पूरा कर लेंगे, तो वो बुक जो है वो चूँकि गवर्नमेंट की मिल्कियत है, तो वो किताब जो है वो स्कूल में ही रहेगी, और जो नया बच्चा आएगा उसको आप वही पुरानी किताब पढ़ने के लिए देंगे, फटी पुरानी जो भी चलें। अच्छी बात है कि आप ये समझ लेते हैं हम कि हमारे बच्चे उसकी केयर करके एक अच्छी किताब दे देंगे, लेकिन क्या वो जो बजट है वो कम होगा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का? सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए उतनी ही किताबें छापेगा, वो किताबें जो है उसी तरह से स्कूल में रह जाएंगी। जब स्कूल से बच्चा पास आउट करेगा, आने वाले को आप पुरानी किताबें थमा देंगे, वो वाली किताबें रद्दी में बिक रही होंगी। बल्कि सिर्फ और सिर्फ होगा क्या कि पेपर्स में दिखाया जाएगा इस साल भी हमने इतनी किताबें छापी, और वो किताबें गायब होंगी। किताबें छपेंगी या नहीं छपेंगी ये भी तो सवाल निशान हो जाएगा ना, थोड़े टाइम के बाद यही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मसाइल है, लेकिन बात वही है कि कोई इनको ठीक करने वाला है नहीं। बहरहाल वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सियासी खबरों का पीछा कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सियासत है वही हमारा पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जनाब फ़हीम साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां अब ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएंगी। कराची में अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो 8 फरवरी को सब जगह पर इलेक्शंस होने हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने इंदिया दिया है, क्योंकि वो पहले भी इलेक्शन कराची से लड़ चुके हैं,
कि वो अब की बार भी कराची से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है बल्दिया टाउन से ही करेंगे यहाँ पर नहीं करेंगे, और कैसा जो है ना वो आपका? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर कह लें या जो भी है वो ये है कि जी इलेक्शन के इलेक्शन हवाले हो रहे से हैं। जो एक शशोपंच था कि जनाब होंगे नहीं होंगे, जी 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 ये जी। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। पहले भी उन्होंने ही डेट दी थी, उसके बाद जो है अब ये भी मामला निमट गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपना एक जजमेंट दे दिया है। अब सब जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं, चाहे वो जमातें जो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो फरवरी में, और ख़ासतौर पे वो मौसम को इशू बनाती हैं, दहशतगर्दी का जो इस वक्त मामला है उसको इशू बनाती हैं, लेकिन वो सब अब कम से कम इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो डेफिनेटली सिंध से इलेक्शन लड़ना चाहती है, कराची से इलेक्शन लड़ना चाहती है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा होमवर्क भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो है उनका एक अलाइंस जो है वो बनता नज़र आ रहा है। इसमें उनके अलाइंस में MKM शामिल है, GDA शामिल है, और कुछ और छोटी बड़ी जमातें हैं जिसमें JUP नूरानी ग्रुप है वो भी उसमें शामिल है। और ये सब जो है एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में है। अब ज़ाहिर है ये अगर एक ऐसा इत्तेहाद बनने जाएगा तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ असरात तो होंगे। और MKM जो है जिस तरह से इस वक्त उसके पास एक फ्री हैंड है MKM पाकिस्तान के पास, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि कराची से कम से कम वो पहले वाला 2018 वाला रिज़ल्ट नहीं होगा, जो PTI वाला रिज़ल्ट था वो तो यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा डिवीज़न हुई भी इन सीटों की, जो कराची से 22 सीटें हैं, तो और वो इन जमातों ने आपस में बांट भी ली सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में, तो पीपल्स पार्टी मुमकिन है कि इन 22 में से 2 से 3 सीटें ही सिर्फ निकाल सकेगी, बाकी सीटें जो है शायद अपोजिशन ले जाए। ये मेरा एक तजिया है। मैं भी सिंध में नहीं, कराची की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन इसमें अहम बात यही है कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा का भी जो है वो इरादा है कराची से इलेक्शन लड़ने का। जो साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर हैं वो भी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, और भी कई नाम हैं। JUP के जो अवैस नूरानी साहब हैं वो भी इसी सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जो इंतखाबी इत्तेहाद बन रहा है उसके तहत यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जब 2018 के इलेक्शन में यहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे बल्दिया के इलाके से, तो उनके मुकाबिल जो है वो फैसल वाडा साहब जो हैं वो जीते थे। सिर्फ 600 वोटों से वो ये इलेक्शन हारे थे, बहुत कम मार्जिन था। वो इस मामले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक लेके गए और मुमकिन था कि वो रिकाउंटिंग में जीत भी जाते हैं, लेकिन हमने फिर मुस्लिम लीग की पॉलिसी में हमने एक शिफ्ट देखी और चेंज देखी, और वो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया उस केस को। फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ जो दीगर चीज़ें आई उनकी ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से, उनके नतीजे में वो कौमी असम्बली से एक मौके पर फारिग भी हुए। तो इस वक्त जो है, लेकिन अभी भी मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में कराची से लड़ेंगे कि अगर MKM उनके साथ उनकी इस बात पे इत्तेफाक हो जाता है कि बल्दिया की सीट से शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, क्योंकि बल्दिया में भी वोट बैंक जो है ना वो MKM का है। MKM का भी है, तो MKM ये कहती है कि जी MKM अभी तक ये है कि भाई बल्दिया से हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर MKM ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना कैंडिडेट, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ से जिद में रहे, या मुस्लिम लीग उन्होंने भी चाहा कि वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करे, तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमें मद्देनज़र रखनी होगी कि अब कैंडिडेट कौन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल फिर बंदा भी वैसा ही हो कि आप उसको उसके मुकाबिल खड़ा करें तो जीते, या फिर वही वाली बात है कि जैसे पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि कैंडिडेट शक्लें कोई भी थी, बल्ले को वोट लगना था तो बल्ले को वोट लगा, तो पहले भी लोग पतंग पे लगाते थे। हाँ, जीते, ऐसा नहीं है कि जाना वहाँ से वो नहीं हो, कादिर मंतोखेल उसी सीट के से जीते, जब फैसल वाडा वाली सीट खाली हुई थी तो वहाँ से वही जीते थे। तो पीपल्स पार्टी को उसका फ़ायदा इसी वजह से हुआ। मंतोखेल साहब तो पीपल्स पार्टी में ना, हाँ, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी को सीट मिल गई थी। तो ये एक सिचुएशन है, इसमें जो है बेसिकली सीट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद बन रहा है सिंध में और उसमें मुस्लिम लीग नून, MQM, GDA शामिल है, तो उस इंतखाबी इत्तेहाद को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए जल्द से जल्द कि बल्दिया से किसको लड़ाना है। अगर शहबाज शरीफ साहब बल्दिया के अलावा कहीं से लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जो है वो कामयाबी उन्हें जो है वो हासिल हो सकेगी। MKM के वोटों के ज़रिए हो जाए तो एक अलग बात है, या MKM हो सकता है कि उन्हें ये एश्योरेंस दिलाए कि जी हम आपको किसी और सीट पर लड़वा देते हैं, वहाँ से हम आपको जितवा देंगे। साथ ये कि ज़ाहिर है उनकी जो एक इस वक्त जो है आवाम में एक मकबूलियत का जो एक नज़र आ रहा है वो काफ़ी बेहतर है, तो हो सकता है वो। लेकिन बल्दिया की सीट इस वक्त जो है वो एक बड़ा मसला बनी हुई है। बल्दिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस पूरे सेटअप में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेट। अब ये तो है, चलें आते हैं तो देखते हैं क्या फैसला करते हैं। हो सकता है कोई और भी जगह हो, या हो अगर पिछले इलेक्शन की वो जो है देखते हुए डायनामिक्स देखते हुए क्या हो सकता है वो बल्दिया टाउन को दोबारा चूज कर लें शहबाज शरीफ। उनकी तो ख्वाहिश यही है। मरीम नवाज को कौन सी जगह हो सकती है भी इस पे बात करेंगे। ब्रेक ले लेती हूँ, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी जो दीगर जमातें हैं उनकी क्या स्टैंडिंग है कराची के अंदर, उस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
सिटी एट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो जनाब, जब भी इलेक्शंस की बात होती है, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे का मेरे एग्ज़ाम है तो उसमें वो उर्दू में आता है ना, वो जोड़ तोड़ वाले अल्फाज, तो इतना मुझे वो पसंद है लफ्ज़ जोड़ तोड़। मज़ा आता है बोलने में। तो जी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है ना फ़हीम भाई। अब इसमें ये है कि सीट एडजस्टमेंट की जैसे आपने बात की, ANP इस वक्त जो है वो चाह रही है कि MQM से और मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट कर ले। ANP की स्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि 2018 से पहले खासी एक्टिव हो गई थी ANP, और कराची में उन्होंने जो है ना वो नज़र आ रही थी। अभी खामोश हो गए। फिर दूसरी बात ये कि अभी PTI जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें सप्रेस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये जो वर्चुअल शो किया उसके बाद तो क्या आपको लग रहा है इन दोनों जमातों का फ्यूचर या फोकस इन इंतखाबात में? देखिए, ANP जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ है पीपल्स पार्टी से, और वो माजी में भी उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाते रहे हैं। बज़ाहिर तो ANP ने ये ऐलान किया है कि वो कराची से हर सीट के ऊपर जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ठीक है, अच्छी बात, करने भी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इसी तरह के वो करना चाहिए। लेकिन इंतखाबी एडजस्टमेंट जो है ना वो इलेक्शन से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जोड़ तोड़ जो आप भी कह रही हैं वो इस वक्त जारी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठकें कर रही हैं। उन बैठकों में अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो भी चुकी हैं, कुछ चीज़ें अभी होना बाकी हैं। MQM, मुस्लिम लीग नून, GDA, JUP, ये जो हैं काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे के क्लोज़ हमें नज़र आ रही हैं। ANP अभी तक इसका हिस्सा नहीं है। मरकज़ी मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी को तनहा करने की इस वक्त एक कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे सिंध में, और उसका मकसद वो यही है कि ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें इस बात को तो वो समझती हैं कि कराची में चूँकि सिंध में ख़ास तौर पे पिछले 15 साल से चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उसे हराना आसान नहीं होगा। अगर अकेले हम इलेक्शन में उतरते हैं तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम पीपल्स पार्टी को हरा सकें। तो सीट एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद, ये ज़रूरत तो सबकी है, और इस ज़रूरत को समझते हुए सब एक दूसरे के सामने जो है अपनी अपनी शराइत भी रख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वक्त लगता है, लेकिन मुझे इंतखाबात ऐसा अभी लग रहा है दूर कि हैं। ये इत्तेहाद जो है ना वो फिर भी कामयाब नहीं होंगे। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है पीपल्स पार्टी के सामने। उसकी वजह एक मुझे ऐसी लगती है कि अगर आप पिछले टेन्योर में चले जाते और ये सब कुछ करते तो शायद इतना हैपनिंग हो भी जाता कि एट सम पॉइंट, एट सम एक्सटेंट। लेकिन अभी हमने देखा है कि अभी हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट से हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन कुछ यंग फेसेस आने के बाद जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर चीज़ें और काम के हवाले से बहुत बेहतरी नज़र आना शुरू हुई है। हम अभी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, बहुत मसाइल हैं, बट येट अगेन 15 साल का या 20 साल का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम लगता है सॉर्ट होने में। तो फ़हीम साहब, क्या ऐसा है बिलावल साहब की मौजूदगी, फिर हमारे पास मुर्तज़ा वहाब साहब, शरीफ साहब ने किस तरह काम किया, बाकी लोगों ने जिस तरह से थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है कि एक्टिव हो गई और चेंज आया पीपल्स पार्टी की रिवायती पॉलिटिक्स से हटकर। डू यू एग्री विद दिस? देखें, बात यह है कि 15 साल का जो उनका एक टेन्योर है, उस टेन्योर में जो डिलीवर उन्हें करना चाहिए था वो तो वो ज़ाहिर है डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़ाहिर हैं, और फेसेस की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जिन जिन की आपने बात की उनके नतीजे में कुछ ना कुछ लोगों को ये है कि हाँ यार ये एक्टिव फेसेस हैं। लेकिन मसला क्या है, एक और चीज़ है कि सिंध की सियासत ना बड़ी पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती हुई सियासत है। आप पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालफिन को उठा के देख लीजिए तो आपको पिछले चंद सालों में जो है वो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के अलाई या पीपल्स पार्टी में शामिल लोग नज़र आते हैं। चाहे आप घोट की मेहर बरादरान की बात कर लें, आप जो है वो ठट्टा के शराजी बरादरान की बात कर लें, ये एक मौके पर बहुत टफ टाइम दिया करते थे पीपल्स पार्टी को, लेकिन आज जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये पीपल्स पार्टी को एक एज हासिल है। मैं खैरपुर की सिर्फ बात करूं, खैरपुर वो शहर है जिसने इस सूबे को जो है 3 वज़ीर आला दिए, एक वज़ीर दिफा दिए, गौस अली शाह साहब एक दफ़ा वज़ीर आला, एक दफ़ा वज़ीर दिफा रहे, कायम अली शाह 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे। वो शहर आज भी पूरी तरह से जो है वो जैसा एक वज़राए आला का शहर होना चाहिए था वैसा वो शहर नहीं है। मैं एक मौके पर वहाँ से एक प्रोग्राम करने के लिए वहाँ गया, इलेक्शन से पहले टाकरा के नाम से मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर मैं लोगों से बात कर रहा था, तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे गवर्नमेंट के, मुझे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आए, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो मैंने इन दी एंड सवाल किया, मैंने कहा वोट किसको देंगे? जी वोट बीबी रानी शहीद का। अब आप कर लें क्या करेंगे? तो ये जो भुट्टो साहब जिंदा है ना, ये एक बड़ा मसला है दीगर सियासी जमातों के लिए। डेफिनेटली वो एक उन्हें जो है टफ टाइम वहाँ से इंटीरियर से मिल सकता है, लेकिन जो कराची की पॉलिटिक्स है ना बड़ी डिफरेंट है। हाँ, कराची की पॉलिटिक्स घूमती है MQM के गिर्द या फिर PTI के गिर्द। PTI ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो ज़ेर अताब है, हमें नज़र आ रहा है कि PTI जो है शायद उसके लिए तमाम सीटों से उम्मीदवार खड़े करना ही एक बहुत बड़ा मसला बन जाए।
और देखें, सोशल मीडिया पे जंग लड़ना, सोशल मीडिया पे वॉर करना, ये एक बिल्कुल अलग है। और निकल के वोट डालना और उसके बाद जो है अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना, और ज़ाहिर है इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा, इस तरह नहीं होता कि जी आप इलेक्शन वाले दिन निकलेंगे और आप वोट डाल के आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए बाकायदा आपको माहौल बनाना पड़ता है। सोशल मीडिया पे नहीं, आपको रोड पे भी माहौल बनाना पड़ता है। पीटीआई ये कर चुकी है, लेकिन इशू है कि इमरान खान का फेस उस वक्त मौजूद था। अभी वो फेस जो है ना, वो आपको भी पता है कि किन सूरत हाल में बाहर मुझे यहाँ पर जो है ना वो वक्त ख़त्म हो चुका है। आपको भी जाना, इंतहाई मसरूफियत में आपने वक्त निकाला, इतनी फॉर्मेलिटी में मैंने आपको शुक्रिया अदा करा है, याद रखना है। तो जो है चाय नहीं मिली थी ना तुम्हें। अब मैं जो है ना इंतहाई फॉर्मेलिटी के साथ फ़हीम साहब आपसे रुख्सत चाहेंगे। आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त के बाद हाजिर होते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो जनाब, जो फड़कती हुई और थड़कती हुई खबरें सुनने के बाद तो जो है ना वो सबके सरों में दर्द शुरू हो जाता है कि यार क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आने वाला जो वक्त है पिछले वक्त से बेहतर होगा और हम जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि जो दर्द सर है ये बहुत सारे लोगों के लिए वाकई दर्द सर ही बन जाता है। तो अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों में जो है वो सर दर्द की मुख्तलिफ तरह की शिकायत होती हैं। कुछ लोगों को टेम्प्रेरी होता है, कुछ लोगों को हम कहते हैं ना कि माइग्रेन हो रहा है। अब किसी के हल्का सा भी सर में दर्द यहाँ टीस उठेगी जब मुझे माइग्रेन है। अब ये माइग्रेन की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, ये क्या होता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसके अलामात क्या हैं, किन लोगों में होता है, कौन सी एज से हो सकता है, इससे बच कैसे सकते हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ साथ जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपना मसला डॉक्टर उबैद खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उबैद, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि जी जनाब, किसी के भी सर में ज़रा सा दर्द हुआ ना, यार मुझे तो बहुत माइग्रेन है। हमें माइग्रेन की डेफिनेशन है कि कैसे पता चलता है कि माइग्रेन है आपको? जी ये नॉर्मल सर का दर्द नहीं है, ये टेंशन नहीं है, ये फटीग नहीं है, ये वाकई माइग्रेन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मैं हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता जी। अब हमारे यहाँ पे एक फैशन का हिस्सा है, जिसको देखो सर में दर्द हो रहा है, चाहे वो 70 साल के बाबा जी हो, 60 साल की अम्मा जी हो, 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, बच्चों में सर दर्द बताए, हर कोई कहता है कि भाई मुझे माइग्रेन, जिसको सर में दर्द हुआ वो कहता माइग्रेन है। ठीक है। दूसरा ये है कि हर सर के दर्द में MRI और CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा सर में दर्द हो रहा है, हमारा CT स्कैन करवा लें। कोई आता है हमारा MRI करवा लें। मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कहते हैं हाँ, खुद से कहते हैं कि उनका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि CT स्कैन होगा, MRI होगा, हमारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है। आप भी करा देते होंगे जान छुड़ा? नहीं मैं तो करवाता नहीं। मेंटली लोगों को जरा, अच्छा हमारे यहाँ वाकई ऐसा है, दवा खा लेंगे असर करे ना करे जी, मैं तो बिल्कुल अब ठीक हूँ। अब उसमें मैं बताना चलूँ कि माइग्रेन जो होता है ना वो प्राइमरी हेडेक्स के अंदर आता है। अच्छा, प्राइमरी हेडेक्स यानी कि प्राइमरी सर के दर्द वो सर के दर्द होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती, कोई कॉज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सर के दर्द होते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च चल रही है माइग्रेन की वजूहत जानने के लिए, लेकिन वो सारी अभी पेंडिंग में है, पाइपलाइन के अंदर है, कोई अभी ऐसी प्रूवन रिसर्च आई नहीं है। अब माइग्रेन होता है क्या, इसकी अलामत क्या होती है? सही है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ किस एज के अंदर कॉमन होता है। देखिए 12 साल की उम्र से पहले ये मेल फीमेल दोनों जेंडर्स के अंदर कॉमन होता है, 12 साल की उम्र से पहले। अच्छा, 12 साल के बाद या 14 साल के बाद ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। अब जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो उसके इफेक्ट में क्या होता है कि वो माइग्रेन जो है फीमेल्स के अंदर रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कब? 12 साल के बाद। अच्छा, इसकी अलामत क्या है? नंबर 1 कि आधे सर में दर्द होना, पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर इस तरफ दर्द हो रहा है, आँख में भी दर्द हो रहा है। नंबर 2 कि उसके साथ लाइटें बुरी लगती हैं। मतलब बहुत से पेशेंट तो ऐसे हैं मेरे जिनको वो कहते हैं सर का दर्द होता है तो लाइट बंद करो, अंधेरा कर दो, हमें सुकून मिल जाता है। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि आवाज़ें बुरी लगना, पता नहीं कि इतनी वो जब सर के होता अटैक होता है तो उस दौरान क्या होता है कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझसे मोबाइल पे बात नहीं की जाती, ना मैं किसी कॉल उठाता हूँ ना उठाती हूँ, बच्चों का शोर शराबा बुरा लगता है, टीवी पे जो चल रहा होता है वो बुरा लग रहा होता है, कोई मोबाइल के ऊपर वीडियो चल रही होती वो बुरी लग रही थी, आवाज़ें बुरी लगना। चौथी चीज़ उल्टियाँ या उपकाइयाँ आना। ठीक है। और इसके साथ साथ 5वीं चीज़ ये होती है कि दर्द की जो है एक्टिविटी के साथ बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे ये खातून के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स के अंदर। तो उसमें ये होता है कि झाड़ू पोछा कर लिया, घर का कोई भी काम कर लिया तो उसमें सर का दर्द बढ़ जाता है, एक्टिविटी के दौरान बढ़ जाता है। तो इसमें यही होता है कि 4 से 5 अलामत उसको ध्यान में रखना था। इसमें हमें कोई वो है ना MRI CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती, ये टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आधे सर का दर्द, ठीक है, उसके साथ आवाज़ें बुरी लगना
और उसके या उसके साथ जो है वो रोशनी का बुरा लगना, अंधेरा अच्छा लगना, या उसके साथ उल्टी उपायों का आना, और जो एक्टिविटी के दौरान सर का दर्द बढ़ जाना। घर के कोई भी काम काज कर लियो तो सर का दर्द बढ़ जाए। कुछ फंक्शन भी होती है ससुराल में दिखाने के लिए सर का दर्द बढ़ जाए, वो एक अलग चीज़ है। ये तो पूरा एक अलग टॉपिक है। बाहर एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले कॉल दोबारा दे दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा ना कि इसकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, रिसर्च अभी हो रही, चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, क्या हेरिडिटरी भी होता है ये कि लोगों से ट्रैवल करता हो, फैमिली हिस्ट्री में जी माइग्रेन है तो अब वो आगे आने वाले लोगों में भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैमिली हिस्ट्री से भी होता है कि किसी भी अगर फैमिली में रन कर रहा हो तो ये हेडेक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक फैमिली और हिस्ट्री चीज़, से रन करता है ये। आपने कहा कि 12 साल से पहले, तो कितनी उम्र से बच्चों में स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि बच्चों में आजकल मैं देख रही हूँ कि कंप्लेन करते हैं सर में दर्द हो रहा है, अब वो बेचारे बता भी नहीं पा रहे होते उस तरह अपने पर्टिकुलर, जैसे जो आप अलामात का जिक्र कर। सॉरी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बच्चों में सर का दर्द होता है ना, वो सर नहीं तो बच्चे ये नहीं बोलते सर में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, काइयाँ आ रही हैं, लाइटें बुरी लग रही हैं, अंधेरा अच्छा लग रहा है, या हमें कोई आवाज़ें बुरी लग रही है। बच्चों में जो माइग्रेन का पैटर्न होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है बच्चों को। एब्डोमिनल पेन होता है, उसके साथ उल्टियाँ होती हैं, यानी पेट का दर्द, मुसलसल पेट का दर्द। आपने तमाम डॉक्टरों से दिखा दिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, तमाम ब्लड के टेस्ट करवा लिए, और पेट के दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो भी देती, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता। अच्छा, बच्चों का पेट के दर्द से होता है कि तुम्हारे पेट में कीड़े होंगे? हाँ, है ना, ये बच्चों के पेट में भी कॉन्सेप्ट ये बना होता हुआ है। है, हाँ। ठीक है। तो पेट का दर्द, उससे उल्टियाँ होना, और तीसरी चीज़ हम ये पूछते हैं, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो ये पूछते हैं कि स्कूल जाते हुए दर्द होता है, क्योंकि माइग्रेन की एक अलामत में से ये भी अलामत है कि सूरज की रोशनी से ये दर्द बढ़ जाता है। स्कूल जाते हुए तो बच्चों को वैसे ही बहुत सारे दर्द सुबह सुबह तो याद आ जाते हैं। वो फिर एक दूसरी तरफ बात चली जाती है, फंक्शनल केसेस भी होते हैं। सुबह सुबह बच्चों के पेट में दर्द होता है, उनके सर में दर्द होता है, उनको नींद आ रही होती है, और इस मौसम में तो और ज़्यादा। सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बाहर। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे आपने जिक्र किया ना कि जी लेफ्ट साइड पे दर्द होता है और आँख से लेकर पीछे तक जाता है। अब जब आई साइट वीक होती है तो भी आपको आँख में भी दर्द हो रहा होता है, सर में भी दर्द होता है, तो वो कोई डिफरेंस है उन दोनों के दर्दों में, या जो है ना वो सेम ही आपको फील हो रहा होता है? नहीं, देखिए मैं आपको समझा कि जैसे मैं लेफ्ट साइड, जरूरी नहीं लेफ्ट साइड पे हो सके राइट साइड पे किसी को, मतलब एक आंख का इन्वॉल्व होना आगे से। राइट साइड में भी होता है ना इस तरह? वो राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। आंखें तो अल्लाह ने दोनों तरफ बनाई है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बताया कि रेड फ्लैग साइन, जैसे आपने बताया ना कि किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। अब माइग्रेन की जो अलामत हैं वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, इस तरह अलामत। लेकिन एक होता है रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस क्या होता है, डेंजर साइन। अब मरीज को सर के दर्द के साथ ये अलामत आ रही हैं तो अब ये हाई अटेंशन है मरीज। अब या तो उसको एमआरआई कराना है, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके नताइज खतरनाक आएंगे। अब वो कौन कौन सी अलामत हैं जो रेड फ्लैग साइंस कहलाती हैं सर के दर्द के साथ? नंबर वन ये है कि आपको जो है सर के दर्द के साथ आंखों की बिनाई का मुतासिर होना। नंबर 2, सर के दर्द के साथ मिर्गी के झटके लगना। नंबर 3, सर के दर्द के साथ उल्टी आना प्रेशर वाली। नंबर 4, सर के दर्द के साथ पैरालाइज फालिज हो जाना। सर के दर्द के साथ बेहोशी होना, ठीक है, और सुबह सो कर के सर में शदीद दर्द होना। ओल्ड एज 50 साल की उम्र के बाद सर का दर्द होना, तो ये तमाम रेड फ्लैग साइंस होते हैं। अब हम बोलते हैं अब आ जाओ मैदान में, अब कराओ एमआरआई जितने शौक से कराने। अब उस वक्त नहीं कराते, उस वक्त मरीज ये बोलता है डॉक्टर साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। जिस वक्त कराना है तो उस वक्त नहीं कराते। अच्छा, ये कोई ख़ास मौसम होता है उसमें सर का दर्द ट्रिगर करता है क्या? जैसे बहुत तेज़ गर्मी में, या बहुत तेज़ सूरज की रोशनी से, बहुत तेज़ ठंडी हवाओं से, क्या ऐसा है? हो सकता है इसमें ज़्यादातर जो है ना गर्मी में ट्रिगर कर सकता है ये। सर्दियों में उनके अंदर सर का दर्द ट्रिगर करते हैं जिनको साइनोसाइटिस का मसला होता है। सही है। जिनको साइनोसाइटिस यानी कि जो साइनसिस होते हैं इनके अंदर सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से जो सर में दर्द होता है, तो उसका सर का दर्द हमेशा ये होता है कि ये सर जो फ्रंटल हेडेक है ना हमारा, यहाँ होता है। वो पेशेंट को एलर्जी की स्थिति होती है कि छींके आना, और उसके अलावा जो है उसको नज़ला रहना, नाक बंद रहना, ये तमाम अलामत जो है ना साइनोसाइटिक हेडेक को शो करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है माइग्रेन पेशेंट्स के अंदर कि वो बेचारे क्या कर रहे होते हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए, वो कपड़ा शपड़ा बांधते हैं सर के ऊपर, आँखों के ऊपर, और जो है वो रेस्ट करते हैं। वो ये जैसे आपने कहा ना अंधेरा अच्छा लग रहा होता है ना, तो वो उसका एक परमानेंट उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा होता है कि मुझे 4-5 घंटे लगेंगे अब इससे निकलने में। तो कितना वक्त दरकार होता है, और इसका इलाज क्या कर सकते हैं? मेडिसिन खाएं, या ये इस तरह से रेस्ट करें, अंधेरे में बैठ जाएं, क्या करें, सारी एक्टिविटी तर्क कर दें? अच्छा देखिए, मेडिसिन तो बहुत सारी आ रही है माइग्रेन के ऊपर, बहुत सारी मेडिसिन आ रही है, बहुत अच्छी मेडिसिन आ रही है। हमने मरीजों को देते हैं, अल्लाह का शुक्र है मरीजों को रिलीफ। परमानेंट खाना पड़ती है वो? ये 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने बाद हम बंद करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो तरीका होता है उसका बंद करने का, टेपर ऑफ करके अल्टरनेट डे पे करके, तो 6 महीने तक मिनिमम आपको देनी है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो कुछ वो कहते हैं ना रिसर्च हुई है, उसमें ये होता है कि अगर किसी को माइग्रेन का हेडेक हो रहा है, किसी को पता चले कि मुझे अटैक होने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि हम ये एडवाइस करते हैं कि एक नई रिसर्च हुई है कि हाथ गीला करके, ये हाथ गीला करके अपने सर के ऊपर लगाएं। तो हम यही मशवरा, जिस तरह वजू के अंदर वो नहीं करते मसा,
मसा करते हैं। तो हम यही मशवरा देते हैं जब भी आपको अटैक हो रहा है या अटैक होने वाला है तो आप क्या करेंगे कि हाथ गीला करके वज़ू कर लें, इस पूरा वज़ू करने सवाब भी मिल जाएगा वज़ू करने का आपको, ठीक है। तो उससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो सीवरेटी है वो कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी मीठी चीज़ खा लें। और किसी को भी कोई सर के दर्द का अटैक हो रहा होता है ना, तो हम कहते हैं कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कि कोई भी मीठी चीज़ खा लें, जूस वगैरह पी लें, कोई चॉकलेट खा लें, या कोई अपने जो है वो सैंडविच वगैरह ले लें, अटैक होने वाला है तो। ये भी एक नई रिसर्च है और इसके ऊपर मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। इन दोनों चीज़ों में मैंने मरीजों पर अप्लाई किया है तो अल्लाह का शुक्र है मरीजों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। इसमें तो ये होता है कि माइग्रेन का जब अटैक होने वाला होता है ना, तो पेशेंट को पहले से पता चल जाता है मुझे अटैक होने हाँ, वाला है। यही मैं कह रही हूँ कि जो होने वाला है फेज है, ये क्या है, कैसे पता चलता है। लेकिन कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आती है, कॉल ड्रॉप हो रही है क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजी होती हैं बाहर। तो क्या ये क्या है, कैसे पता लगता है कि होने वाला है? अच्छा, उसमें ये होता है कि उसको हम कहते हैं ऑरा, माइग्रेन विद ऑरा। उसमें क्या होता है कि मरीज को ये लगता है कि जिग-जैग, मतलब दीवार पूरी जैसे सामने दीवार है जिग-जैग की तरह हिल रही है, ठीक अच्छा। है, लाइटें आंखों पे चुभ रही हैं, ब्लर ब्लर नज़र, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, आधा आधा नज़र आ रहा है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा फेज है, मतलब इसको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि एक मेरी पेशेंट है, उनके साथ क्या मसला होता है कि जब भी उसको माइग्रेन का अटैक होता है ना बेचारी को, तो उसको चॉकलेट खाने का दिल करता है। अच्छा, तो क्रेविंग, चलो पता हाँ, चल रहा है। सुस्ती, कॉलर क्रेविंग। ले लेती हूँ मैं काइंडली, कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? ठीक हो याया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। और न्यूरो ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत बड़ा स्पेशलाइज जॉब है और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर मौजूद हैं जो आपके उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सलाम हो। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे इसका दर्द या कोई भी दर्द शुरू होता है तो हमें पहले इनिशियल लेवल पे नहीं पता चलता कि वो क्या है, फिर कंटिन्यूस होता रहता है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पेन किलर्स वगैरह देते रहते हैं। मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो हम रेगुलर पेन किलर्स ले रहते हैं इसके आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने में कितना किरदार होता है, और फिर इसकी जो इसकी ज़ाहिर स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, इसकी डोजेज होती है, तो वो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो हमारे जो जनरल फिजिशियन है वो तो फार्मासिस्ट तो होते ही नहीं है, उनकी डोजेज की वजह से भी लोगों के नर्वस सिस्टम में फर्क पड़ता है। और एक एक और क्वेश्चन करूंगा, वो ये क्वेश्चन है कि देखिए आपका जो मिग्रेन होता है बाजू का, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बल्कि वो जो कान का बैलेंस होता है मर्द लोगों का खराब हो जाता है, उसकी वजह से लोग फेंट हो जाते हैं। तो वो कितना, ये जो आपका जो मिग्रेन है आपके, क्या ये स्कोट समाज पे या जो आपका एयर बैलेंस है इसको भी इफेक्ट करता है सर? ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है थैंक जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे ये जो हमारे भाई थे सवाल कर रहे थे, तो इसमें ये होता है कि सबसे बड़े बात कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने से भी सर का दर्द होता है। पेन किलर्स खुद एक सर के दर्द का सबब है, ठीक है। उसको, हाँ, उसको हम कहते हैं ड्रग ओवर यूज हेडेक। तो उसमें हम क्या करते हैं कि तमाम पेन किलर्स को बंद कर देते हैं, तमाम पेन किलर से बंद कर देते हैं और फिर मरीज को देखते हैं इसका हेडेक जो है, सर का दर्द, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक पहुँचे। तो एक तो इनके सवाल का जवाब ये होगा कि बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुस्तकिल पेन किलर्स खाए जा रहे हैं। तो अब वो पेशेंट आया था ड्रग ओवर यूज हेडेक के अंदर, मतलब यानी कि पेन किलर्स की वजह से सर का दर्द हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है कि वो जो सर का दर्द जो पूरे दिन चलता है, सुबह शुरू हो गया, रात में भी चल रहा है, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, और उसको लोग माइग्रेन समझते हैं, वो माइग्रेन नहीं होता, वो टेंशन टाइप हेडेक होता है। उसमें क्या होता है कि सर के दर्द के साथ साथ जो कंधे होते हैं वो भी भारी होते हैं, उसके सर के दर्द के साथ साथ जो नेक होती है, जो हमारी गर्दन होती है, उसके पट्टी भी अकड़ जाते हैं। तो बहुत से मरीज तो बेचारे आते हैं, वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कंधे में दर्द हो रहा है, हमें जो है शोल्डर में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़े हैरत की बात बताऊँ कि ऐसे मरीज़ जिनको कंधे में दर्द होता है और इनकी गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, वो बेचारे बजाय न्यूरोलॉजिस्ट के, क्योंकि उनको टेंशन टाइप हेडेक हो रहा है। टेंशन टाइप हेडेक में जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि स्ट्रेस की वजह से जो हेडेक होता है, वर्कलोड की वजह से हेडेक होता है, तो उसमें क्या होता है कि गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। अब वो बेचारे कहाँ चले आते हैं? ऑर्थोपेडिक्स के पास, कि मेरी गर्दन का मसला हो गया, हाँ, गर्दन के मोहरों का मसला हो गया, मेरे जॉइंट्स के मोहरों का मसला हो गया, तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास चले आते हैं। यही तो मसला ना, हमें समझ में भी नहीं आ रहा था किस डॉक्टर को दिखाना है, किस मसले के लिए कहाँ जाना है। एक और कॉलर है हमारे पास, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं हाजी शरीफ बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे जिस्म में ना खुश्की बहुत, जो पाँव वगैरह हाथ वगैरह खुश्क हो रहते हैं, ऑयल वगैरह लगाता हूँ तो ठीक हो जाता है, वैसे खुश्क बहुत रहते हैं और पाँव फटते भी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए? अच्छा, ठीक है।
सबसे पहले तो मैं भाई को ये जवाब दूंगा कि आप खुश्की के लिए स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आपको जो केस है मैं प्योर भी यही कह रही वो, हूँ, हाँ, जैसे- डर्माटोलॉजी से केस है। मैं आज हम इसीलिए सर के smile दर्द कर की रही बात कर रहे हैं, मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, दिमाग का डॉक्टर हूँ, तो जो भाई का केस है वो आप स्किन के डॉक्टर दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें बहुत सी स्किन की टाइप्स होती हैं, आई थिंक कोई अच्छा, अभी सीजन भी ऐसा है ना कि नॉर्मल स्किन भी जो है ना वो इतने, जो अभी भाई बात कर रहे हैं वो मेरी अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप उसको यही होता है कि आप ऑयलिंग भी करें ना, नहाने के बाद भी अगर आपने ऑयल लगाया थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, तो इतना कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। आप परेशान ना हो, मौसम ऐसा है तो आप उसको प्रॉपर बार बार मॉइस्चराइज करना। अच्छा, जब यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं तो वेरी क्विकली वो भी ये कह रहे होते हैं कि आपने दिन में एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगा के ये नहीं समझना कि मैंने एक दफ़ा लगा लिया तो अब बस मेरे हाथ और पाँव और सब पूरा जिस्म सही रहेगा। आप 4-4 घंटे बाद, 2-2, 3-3 घंटे के बाद या हाथ धोने के बाद अप्लाई करके देखें, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो ज़रूर दिखाएं, या जब स्किन स्पेशलिस्ट आएंगे शो में तो भी आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब याह्या ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि जो कान का बैलेंस है, ये जो दर्द होता है आँख से लेकर ट्रिगर करता है और साइड में, तो क्या कान तक भी आता है या उसको भी इफेक्ट करता है? नहीं नहीं, वो माइग्रेन नहीं है। अच्छा। जो कान का ट्रिगर करता है वो दूसरी चीज़ है। वो दूसरी चीज़ क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब जैसे आवाम को समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने। होता क्या है कि एक हमारी नस होती है जो कि आंख को भी सप्लाई करती है, ये हमारे गालों को भी सप्लाई करती है और जबड़े को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है? सूजन हो जाती है। जब इसके अंदर सूजन हो जाती है तो उसका दर्द इस तरह होता है जिस तरह याह्या साहब बता रहे थे, जो कंप्लेन है वो दर्द होता है कि यहाँ से होता हुआ, आँख से होता हुआ, चेहरे पर होता हुआ बड़ा शदीद होता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये दर्द इतना सीवियर दर्द होता है कि इसके मरीजों को खुद मैंने देखा है, ट्रीटमेंट बेहतर हो जाता है। कल ही मैंने इसका एक मरीज़ देखा है, कल भी देखा है, मरीज़ बेहतर भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मरीज़ आता है ना तो वो पता क्या कहता है डॉक्टर साहब या तो आप हमें गोली मार दें या हमारे दर्द खत्म कर दें। इतना सीवियर। और मैं यही कहता हूँ कि या अल्लाह कभी भी किसी दुश्मन को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का दर्द मत कराना, इसका बहुत खतरनाक दर्द होता है, पेशेंट सो ही नहीं सकता। सुन के इतनी तकलीफ हो तो उसके लिए क्या मेडिसिन मेडिसिन है, इंजेक्शन आ गए। अब तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए क्या, माइग्रेन के लिए इंजेक्शन आ गए, बुडोक्स और वो आ गया आपको। अच्छा, उसमें कितने इंजेक्शन आपको लगवाने पड़ते हैं? वो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी चल रही है, उसके ऊपर पूरे काम हुआ नहीं है लेकिन काम हो रहा है। लेकिन ये दे दिया गया है, अभी गाइडलाइंस में आ गया है कि माइग्रेन के अंदर बुडोक्स इंजेक्शन लगती है। ठीक, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, वो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था डॉक्टर साहब के रेफरेंस कि मैं आंखों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आई ऑप्टिक्स के पास गया तो उन्होंने बोला आपकी आंखें तो सही हैं मगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसे न्यूरो सर्जन को दिखाएं। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि आंखों की वजह से तो सही है तो न्यूरो सर्जन का क्या एडवाइस क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा, आप कॉल पे मौजूद रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप जरा पूछना चाहते हैं कुछ आंखों में? अच्छा, मुझे ये बताइए आपको धुंधला धुंधला नजर आता है? जी जी डॉक्टर साहब, जब सुबह मैं उठ रहा हूँ तो मुझे अंधेरा अंधेरा सा भी लगता है, फिर आहिस्ता ऐसा ना रोशनी आती है। अच्छा, और और उसके डबल बाद सही डबल हो जाता डबल है। नजर आता है? डबल डबल दो दो? नहीं डबल तो नहीं, अंधेरा सा हो जाता है और भी आहिस्ता सा शेडो आहिस्ता सा निकल ना ब्राइट होना शुरू होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए। आई साइड मेरी सही है, करीब की तो कमजोर है, 47 एज है मेरी, अच्छा, और मगर करीब का चश्मा है, दूर की सही है। तो उन्होंने बोला कि न्यूरो सर्जन को दिखाएं। ये मेरे 6 महीने से हो रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, सर का दर्द पूरे सर में दर्द होता है, आधे सर में दर्द होता है? नहीं दर्द नहीं हो रहा, आंखों में जलन है और ये जो पपोटे होते हैं आंखों के ऊपर आई ठीक है। भौवें साइड उधर में जलन सी रहती है। और सर में दर्द आपके बिल्कुल रहता दर्द है। नहीं होता? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं, सर में दर्द नहीं होता? नहीं दर्द नहीं होता। अच्छा, आपका गुड नेम? आंखों में जलन सी है। ताहिर साहब सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अपनी शुगर्स चेक करवाएं, ठीक है। लगता है ये बास टाइम कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डायबिटिक डायग्नोस होने वाली हो जाती है, जब शुगर अंदर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसमें अलामत होती है कि ब्लड नज़र आता है। अच्छा। तीसरी चीज़ के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसकी वजह से भी चीज़ें होने लग जाती है कि ब्लड नज़र आता है। तो ताहिर साहब के लिए मेरा यही मशवरा है कि सबसे पहले सुबह शाम 3 दिन तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, उसके साथ अपने शुगर के टेस्ट करवाएं, वो 3 महीने की शुगर होती है HbA1c, और अपना विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाएं। अच्छा, और वो अभी न्यूरो सर्जन के पास जाएं कि ना जाएं? अभी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, पहले ब्लड प्रेशर रूल आउट हो जाए, डायबिटीज रूल आउट हो जाए, विटामिन B12 रूल आउट हो जाए, उसके बाद फिर न्यूरो सर्जन के पास रेफर करेंगे। और ये जो है वो टेस्ट करवा के किसको, जनरल फिजिशियन को दिखाएं? न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं। जैसे मैं गरीब न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, फिर से डॉक्टर वैद्य के पास भी आप जा सकते हैं। गरीब नहीं होते न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, कुछ जैसा आपने चॉकलेट वगैरह का जिक्र किया, कोई खाने में कोई फ्रूट ये भी हेल्प आउट करता है माइग्रेन को खत्म करने में? वेरी क्विकली। अच्छा देखिए, माइग्रेन के मरीजों हम ये कहते हैं कि 3 चीज़ों से बचना है। चॉकलेट से, चॉकलेट नहीं खानी है आपको। अभी आप कह रहे हैं वो उसको क्रेविंग होती है, वो अलग इशू है। सही। क्रेविंग हो रही है चॉकलेट खाने की, लेकिन हम मना करते हैं। चॉकलेट से हेडेक, माइग्रेन हेडेक
वो एग्रीवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा आपको चीज़, पिज़्ज़ा, जिंगर वगैरह चीज़ हो, पनीर, वो चीज़ नहीं खानी। तीसरी चीज़ आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। ये 3 चीज़ तो माइग्रेन का मरीज़ जो है इससे करीब भी नहीं जाएगा, और करीब क्या जाएगा, देखना भी उसको गुनाह है उसके लिए। चौथी चीज़, अगर दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, लस्सी हो गई, खीर हो गई, कस्टर्ड हो गई, उसको खाने से सर का दर्द बढ़ जाता है, तो वो भी फिर बंद है। अच्छा, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, तो भी आपका जो माइग्रेन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच जी। एक मैसेज, सॉरी, एक मैसेज जा रहा है कि डिस्प्रिन जो है, डिस्प्रिन मत खिल जाए सर के दर्द के लिए, वो नुकसानदेह होती है। सही, बहुत ज़्यादा तो खैर कोई भी आप पेन किलर लेने लग जाए आपको नुकसान होता है, लेकिन जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं आप उसको अवॉइड करें। और वैसे भी भाई सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, खुदारा आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर मौजूद हैं, आप पहले जाएं, उनसे कंसल्ट करें एंड देन कोई मेडिकेशन की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाद आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हाजिर हूँ। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब अब होने जा रहा है यहाँ पर मुबाहिसा, और जैसे कि आपने देखा कि मुबाहिसे का तो लगता है कि अब दौर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, तो हमने कहा चलें रिवाइव करते हैं और आज एक टॉपिक रखते हैं। और टॉपिक आज ये है और बड़ा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जनाब के ओल्ड जनरेशन और जो यंग जनरेशन है हमारी, कौन बेहतर है। और फिर दूसरी बात है कि क्या उसमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स क्या हैं, इन दोनों के अपने अपने तकाज़े क्या हैं, इस पर आज हमने मुबाहिसा रखा है। और मुबाहिसे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। तो आज आप किसी को भी लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं जो बड़े हैं, बड़ों का एहतराम करते हुए, ओल्ड जनरेशन का एहतराम करते हुए। अदनान बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रिप्रेजेंट करेंगे ओल्ड जनरेशन को, ठीक है, और उसका मुद्दा आप आज सामने रखेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ यूनुस खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, वेलकम टू द शो, वेलकम टू सिटी एट 10 फैमिली। तो आप जो है, जैसे कि आप माशाल्लाह नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप नौजवान नस्ल का मुद्दा सामने रखेंगे। तो अब स्टार्ट हो जाए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, मुझे खुद कहने की ज़रूरत नहीं है। अदनान साहब, हम जब ओल्ड जनरेशन की बात करते हैं, एक गैप की जैसे मैंने बात की, तकाज़ों की बात की, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कौन बेहतर है? बात यह है कि ओल्ड इज गोल्ड, ये तो नाम आपने सुना गोल्ड है। इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो ये चीज़ जो है, ये अब जो नौजवान है, हमें जो हम देखना चाह रहे हैं उनके अंदर वो चीज़ मिल नहीं पा रही। सुबह का उठना, नमाज पे जाना, या कोई ऐसी चीज़, कोई गैरत या कोई ऐसी चीज़ के बड़ों का अदब। पहले जो है वो सिगरेट अगर बच्चा पी रहा है तो वो बाप से छुपता था। अब जो दौर आ गया है कि बाप बच्चे से छुपता है। ऐसा नहीं हो यार ये मेरी इज्जत ख़राब हो जाए, ये होटल में बैठा हुआ है और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और ये हकीकत है, हमने देखा है कि वो रातों को जागना, बेफजूल जागना। अरे भाई, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मकसद है तुम्हारा जागने का। होटल पे तुम 4 बजे तक क्या कर रहे हो? अब ये बोलो ना तो ये चिड़चिड़े हाइपर हो जाते हैं। ये उल्टा समझाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपको नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किस टेक्नोलॉजी में, ये मोबाइल वो मोबाइल। अरे सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन भाई एक अदब, एक रिस्पेक्ट जो होती है वो ख़त्म होती जा रही है। रोज़े भी रखेंगे तो एहसान करेंगे। अबे भाई उठ जा, सहरी अफ्तारी का टाइम हो गया, उठ जा। रोजा रख के 5 मिनट पहले उठ रहा हूँ, कोई सिगरेट पी रहा है छत पे जाके, बाप को पता है कि ये सिगरेट पी रहे हैं, वाइफ्स पी रहे हैं, कोई मावा खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, अजीब घर से मुंतशिर हुए में भागे में सबको बाप को पता होता है कि ये क्या करने गए हैं। कोई उधर कोने में घुसा हुआ। तो ये एक तकलीफ दे अमल है जिससे गुजर रहे हैं ओल्ड, जो देख रहे हैं। ये हदीस है कि कमबख्ती है उस औलाद पे कि जब बाप उससे बात करते हुए डरे। ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो वक्त आ गया है कि बाप बच्चे से बात करते हुए डरता है कि इसके कमरे की तरफ मत जाना, अगर इसका दिमाग घूम गया तो ना ये आज काम पे जाएगा और ना ये कुछ करना ले अपने आप को, या कोई बाइक ना गिरा दे। तो माएँ जो होती हैं वो भी डर जाती हैं कि देखें आप कोई उल्टी बात इससे नहीं करिएगा। तो इस टाइप के सर फिरे बच्चे आ रहे हैं। वो बात नहीं है उनके अंदर जो पहले थी, रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा, और सब्र कुछ नहीं। कमा के कंट्रीब्यूट करने लग जाए घर में तो और ही एटीट्यूड कुछ क्या और है पकाया, ना? ये क्यों पका लिया, मैं नहीं खा रहा, पूछ माँ तो बाप के लेते, साथ मैं बाहर भी, जा रहा हूँ। दामाद अच्छा, के साथ बाहर भी। के खाने, मुझे कभी होटल पे एक लड़का मिला, कहने लगा यार अदनान भाई एक बात बोलूँ। मैंने कहा जी। कहने लगा मेरी अम्मी इतना अच्छा घर में पकाती हैं पर मुझसे घर में खाया नहीं जाता। वो इतना तंग था, खुदा की कसम, मैंने अपने आप को इतना वो महसूस किया कि मैं कितना खुश नसीब हूँ यार कि हम लोग घर के पीछे भागते हैं कि पक जाए कुछ। इसके घर में पक रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं खा पाता। वजह क्या है? मुझे जब तक बाहर का मैं नहीं खाऊंगा ना, मुझे हजम नहीं होगा। और कोल्ड ड्रिंक इनकी ज़िंदगी बन चुकी है। जब तक खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी,
रेड कलर की जो आजकल चल रही है, वो तो ऐसी लत है कि उसके बगैर इनकी असल में जिंदगी बात नहीं ये है। है वो रेड वाली कोल्ड ड्रिंक है तो बगैर खाने के भी जो है ना वो बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है ना, तो मसला ये जरा नाश्ते में पी रहे यंग हैं। जनरेशन को भी, एक तो ओल्ड जनरेशन का मसला बहुत ये शुरू हो जाए तो कुछ कहने नहीं देते ना। अब हमें रिस्पेक्ट में सुनना पड़ता है। रुक जाए अदनान, हाँ चलो, अब जो है ना वो यूनुस की बारी है। यूनुस आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, तो अदनान के जवाब में आप क्या कहेंगे? देखें, कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, हमारी जनरेशन ने नाम तो नहीं रखा ना। हाँ। ये वो शहर है जो सोता नहीं था, ठीक है। ये हम तो ऐसे जनरेशन से नहीं गुजरे, हमने तो नहीं आके बनाया। तो ये जो हम जैसे भी हैं, हम जो बच्चा है वो घर से ही सीखता है, तो वो अपने बड़ों को देख के सीखता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर एक बच्चा है, उसको अगर अपनी फुप्पो से मसला है तो उसकी माँ ने कहीं ना कहीं बच्चे को पंप किया होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू ओवरऑल चीज़। और ये रिस्पेक्ट वाली बात है कि ऐसा नहीं कि सभी ऐसे, लेकिन कुछ केसेस होते हैं। बट आई बिलीव कि ये जनरेशन जितनी मेच्योर है, हमारे बाद आने वाली का मैं कुछ नहीं कह सकता। हम जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि पुरानी जनरेशन ने किया होगा। बिकॉज जो पुरानी जनरेशन थी उसने क्या किया, उसने हमें डरा के बड़ा किया है। ये नहीं करना, ये हो जाएगा, ये नहीं करना, ये हो जाएगा। अब वो टाइम आ गया कि जो हमारे बाद वाली जनरेशन है उसको हमने इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि दे कैन फेस द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अच्छा भैया, मेरा दिल बतौर मुकर्रिर जो है वो चाह रहा है कि मैं भी जो है ना इधर बैठी होती और यहाँ से कोई मेरे से सवाल कर रहा था, लेकिन बीइंग अ होस्ट मैं अपना जो है ना वही वाला सिलसिला बरकरार रखूँगी। मैं किसी की तरफ से कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ स्टिल एंड में ज़रूर कह के जाऊँगी। लेकिन हाँ, तो अदनान साहब अब बात ये है कि वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं, अब वो शायद मोड्स डिफरेंट हो गए हैं, वक्त बदल गया है, तकाज़े बदल गए हैं, चीज़ों की अशकाल तब्दील हो गई हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी कर देते ना यंग जनरेशन को, जी कुछ करने के हैं ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। बात ये है, बिल्कुल आपने, मैं मानता हूँ इनकी बात, एग्री कर रहा हूँ, अच्छी बात की कि सब नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा अक्सरियत देखी जा रही है, वो जो मोबाइल है इनकी ज़िंदगियों के अंदर, कि ये उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये ज़रूरत की चीज़ थी। अच्छा, अभी जो बुड्ढे अब मैं फिर वो होगा कि वो जो ना वो होस्ट वाला फिर, लेकिन यूनुस जो है ना मुझे आना पड़ेगा भी। अब भाई ये जो मोबाइल है ये आपने यंग जनरेशन पे डाल दी, जो बुड्ढे खापड़ लेके बैठे हैं बेडों पर और जी चलाए जा रहे हैं टाक 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 सारा दिन सारी रात, वो कौन सिखाने देखेगा? वाले भी बच्चे ही हैं, वरना तो बुड्ढों को आता ही नहीं था। उनको बच्चों ने बोला कि ये वाइफ है, इसको भी खींचो, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, वो भी घर में वो भी चला रहे हैं। वो कि उनको क्या पता क्या है, वो तो बीड़ियाँ पीने वाले लोग थे, उनको तो लाए नस्ल लेने के ऊपर, बीड़ी से छुड़ा के उस पे ला रहे नहीं, मैं ताकि मिसाल दे रहा हूँ कि टार लेवल का वो हो जाए। उस चीज़ को बुरा ही नहीं समझा जा रहा कि वो गेली में भी खड़े होकर एक ऐसा फैमिली के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं कि वो अब बुरी नहीं लग रही। वरना पहले होता था कि पिटरा होता था बच्चा, भाई तुम्हारे मुंह से ये कैसी स्मेल आ रही है। तो ये सख्ती थी पहले। स्मेल नहीं आती ना, अब मसला ये। स्ट्रॉबेरी आ गई, आड़ू आ गया, पीच आ गया, फला आ गया, भाई अच्छा, भाई बड़ा अच्छा लग रहा है टेस्ट, बबल गमर आ गया। तो ये इस टाइप के लफ्ज़ हैं, तो वो बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ बड़े भी लग गए। अच्छा रोके यार, रोके यार, ये यूनुस को जवाब तो देने दे। यूनुस क्या कहेंगे? जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे, ठीक है। और वो वाली बात है कि एक यूजुअली क्या होता है कि बच्चों से ही सीख रहे हैं। हमारी जो नॉर्मल हम देख रहे होते हैं कि ऐसे के चेक कर रहे हो, अगर हम फ़ोन रात को यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी पेरेंट आता है, कोई बड़ा आता है, वो कहता है यार इसमें ये मसला हो गया, ठीक है। मना नहीं करते, हम लोग खोलते हैं, हम हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने हाई बीम में ना लाइट खोल दी है, तो आप थोड़ी देर के लिए अंधे भी हो जाते हैं। तो वो सेट भी करना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा सा आई विजन भी होता है। बट हैविंग सेड दैट कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से फैमिली में नाक कट जाए। जो हम लोग बात पे होता है ना कि वो जो कहते थे हमें बड़े बुजुर्ग के 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग हैं कौन? हम तो बड़े हो गए, हमने तो अपनी चीज़ कर ली। बट ओवरऑल देखा जाए कि हम जब एक ऐसा ग्रो हो रहे थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे, एक मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ कि यूजली आप स्कूल में होंगे तो पेरेंट्स बोलते थे कि आप फोकस करो अपनी स्टडीज पे, ठीक है, ये लव शव के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है, बस फोकस ऑन स्टडीज। फिर कॉलेज आया, ठीक है, सेम बात रिपीट हुई कि नहीं पढ़ना, यूनिवर्सिटी कर लो। यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ कि नहीं 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 ऐसे नहीं। फिर जॉब कर ली, फिर कमाने लग गए, चीज़ें कर दी, अब शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो पेरेंट्स आगे पूछते हैं कि आप कोई पसंद है तो बता दो। तो एक बात बताएं, पसंद करने कब दिया आप लोगों ने? तो अरे उसी सारे जमाने में कर गया वो लड़का, जिसने करना होता है वो उस वक्त कर जाता है भाई, और टाइम नहीं। अच्छा एक और सवाल ले लें, ये जो आपने जिक्र किया ना मोबाइल का, या ये जो आप बात कर रहे हो यूनुस कि मोबाइल और ये मोहब्बतें सारी चीज़ें, अब ये जो नाना नानी दादा दादी होते हैं ना घर में, इनका रोल क्या था कि आपने जी जनाब बच्चे जो छोटे हैं वो ये जो यूनुस बात कर रहे हैं कि हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा,
अब जो आने वाला बच्चा वो क्या देख रहा है और क्या सीख रहा है, वो यही देख रहा है, उसी से टाइम मांग रहा है जी। वो जो नानी दादी कहानी सुनाती थी, अब वो कहानी कल्चर कहाँ है? हमने कहानियाँ सुनी है, अब उसके बाद वाली जनरेशन सुन रही है। मैं माँ हूँ, मेरे पास कितना वक्त है कि मैं बैठ के जो है ना रोज़ाना कहानी सुना दूँ, हफ्ते में एक दिन तो शायद मैं भी सुना दूँ। रोज़ मैं बोलूँगी यार चलो दुआ पढ़ो और सोने की करो। कार्टून्स दिखा दिए। हाँ, तो अब ये है कि ये जो खुद भी मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं, यंग जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन हो, ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन स्टिल कि वो कल्चर वहाँ पर भी ख़त्म हो गया ओल्ड जनरेशन से। देखिए बात दरअसल ये उसमें नसीहतें होती थी, उसमें सबक होता था। मोबाइल जो है ना, मोबाइल ने अब हमें जो इस माशरे को जो हम लोग जहाँ हैं मुस्लिम जो है, इसका जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो मेजॉरिटी गलत हो रहा है इसका। ये कारोबार का एक हिस्सा है, मान लिया इसमें लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं वहीं आ रहा हूँ, सब नहीं, लेकिन अक्सरियत जो नौजवान है वो इसके ऊपर जो चल रहा है ना, अब जो सिस्टम चल रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है दुनिया में, हम भी जाते आते हैं रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, कहीं भी होटलों के ऊपर, तो यहाँ जो इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, इसमें जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो लड़के कर रहे हैं लड़कियों के साथ, जो लड़कियाँ कर रही हैं, जो रिकॉर्डिंगें हो रही हैं, जो दुश्मनियाँ पैदा हो रही हैं, वो ये फितना है। इसका इस्तेमाल नौजवान जो है ना वो एनी टाइम, देखें अल्लाह ताला ने 5 वक्त मुकर्रर किए इबादत के लिए। अल्लाह ने नहीं बोला कि मुसल्ले पे ही बैठे रहो, 5 वक्त मुकर्रर किया है। तुम लोग 24 घंटे मोबाइल जब चार्जिंग पे लगता है तब तुम्हें होश आता है कि हम दुनिया में हैं। अब नहीं, ये बड़े भी कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज़ पे तो हम फिर अलग हो जाएंगे ना। मेरा सवाल ये है कि वो जो ये रख के भी नाना नानी दादा दादी कहानी सुना सकते हैं ना, उसमें सबक भी हो सकता है, नसीहत भी हो सकती है, उसमें बात भी हो सकती है, उसमें टोक भी सकते हैं, उसमें मार भी सकते हैं, लेकिन कहाँ है वो कल्चर? है ओल्ड जनरेशन में आज? अब इसलिए देखें यूँ नहीं है, क्योंकि अब जो है ना दौर इतना तेज़ हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो आजकल की जो नई नस्ल है, वो बैठना ही नहीं चाह रही है, उसको पकड़ पकड़ के बुलाते हैं, इधर आओ, दादा पकड़ रहा होता है लेकिन वो बच्चा नहीं आता, उसको तवज्जो इस पे जो उसके चैनल्स हैं ना, अब बच्चे से पूछो क्या है, वो यूट्यूबर बना हुआ है, मिसाल के तौर पे अकल कमरे में कुंडी लगाता है वो, और अपनी वो पिक्चर बना रहा होता है। किसी शादी में जाते हैं, खाना खुला हुआ है, लोग गमलों के पास घुसे हुए हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। अबे खाना खा ले भाई, कोरमा है, बिरयानी है, कहाँ घुसे वो गमलों में, सेल्फी ख़त्म नहीं हो रही तुम्हारी। पहले ये चीज़ नहीं थी। अब ये कि जहाँ भी जाते हैं तो पर्सनल अपना अकेला कहीं मंडलाता हुआ नज़र आ रहा होता है कि वो कहीं भी गए तो वहाँ बैठ गया मेरा पोज ले ले। तो इसमें इतना अटैच हो गए कि हर चीज़ में यही हो गए ना, आदी हो गए। यंग जनरेशन को आपने लगाया नहीं अपने साथ, वो बॉन्ड ही क्रिएट नहीं किया, आपने उधर मोबाइल लेकर बैठे, वो अलग बैठा, वो बॉन्ड क्रिएट हुआ ही नहीं। तो यूनुस, अब ये जो बात है, ये जो गैप आ रहा है, ये जो हमारा असल मकसद है, ये गैप है बेसिकली। वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है, उनमें भी फ्लॉज हैं, हम में भी फ्लॉज हैं, आप में भी, लेकिन क्या अब ये कैसे जो है ना वो बैलेंस हो सकता है? और फिर यंग जनरेशन आप क्या समझते हो, क्या डिमांड्स रखना चाहती है अपने बड़ों के सामने कि हाँ फिर हम जो है बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? देखिए जो ओल्ड जनरेशन है, ये पूरी दुनिया में, इससे पहले वाली जनरेशन में भी गैप था। आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। जैसे सर ने कहा कि ये मोबाइल बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि केओस है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको सही यूज़ करना है या बैड यूज़ करना है। ब्लैकमेलिंग की इन्होंने बात की, तो ब्लैकमेलिंग तो फ़ोन से पहले भी होती थी, तो इट्स नॉट अबाउट क्या होता है, और जो गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प इज़ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, अगर आपके बेटा बात नहीं सुन रहा तो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग कि उसको कैसे बात सुनाई जाए। उसके लिए वो ऐसी इंसेंटिव क्रिएट की जाए कि वो आपकी बात सुने और आके अपने नाना या दादा के साथ बैठ जाए, तो वो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विद टाइम यू हैव टू चेंज। जैसे हमारी ओल्ड जनरेशन जो हमसे सीनियर हैं, तो उन्होंने टाइम के साथ चेंज किया ना, मोबाइल यूज़ किया ना, तो वैसे सेम गोज दे कैन अप्रोच अदर वेज टू, तो वो भी। हाँ, वक्त के साथ आप उधर तो बदल रहे हो, लेकिन बच्चे जितने आजकल हाइपर हैं, बच्चों को जितनी अटेंशन चाहिए, तो क्या वो हमारे बड़े दे रहे हैं? आप बड़े तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बच्चा अम्मा के पास नहीं बैठता, बच्चा दादा दादी के पास नहीं बैठता, भाई वो भी तो कितना टाइम दे रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? ये भी एक सवाल होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन बात ये कि हमारा इशू ये ना कि हम लोग सभी इतना ऑक्यूपाइड हैं कि कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो ये फिर गैप्स क्रिएट होते हैं। वो फिर बड़े होते हैं तो फिर वो भी आपके साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं करना चाहते, तो ये वाइस वर्सा है मेरे ख्याल से ऐसा। और फिर वो जो यूनुस बात कर रहे हैं कि अब इतनी इनोवेशन, इतनी चीज़ें, इतने हाइपर हैं बच्चे, इतना रंग बदल रहा है, इतनी स्क्रीन, इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं 30 सेकंड्स के अंदर, दुनिया में आप कितना कुछ देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ना वो एक्सेप्टेंस अब लोगों में कम हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें तो बदल रही हैं, नए दौर के नए तकाजे क्या हैं, पुरानी और यंग जनरेशन का जो मिलाप है वो कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। यंग जनरेशन वर्सेस ओल्ड जनरेशन जाने से पहले बात हो रही है। तो जनाब यंग जनरेशन जो है वो आजकल बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे जो बड़े हैं उनका मोड ऑफ वर्क शायद हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा, इस जनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा। तो वो चाहते हैं कि उसी पैमाने पर आके वो जो काम करेंगे तो ठीक होगा। अब वो जो नई वेज में काम कर रहा है या डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए काम कर रहा है, डिफरेंट तरीकों से काम कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर क्रिटिसाइज करते। तुम लोगों को तो भाई तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये हमेशा बोलते हैं कि ये चीज़ तो हमारे टाइम पे थी, हाँ, तो वो अब तो टाइम मुझे ही नहीं जैसे। हाँ अब तो टाइम खत्म हो गया है। तो मतलब अब यू नीड टू रिलैक्स। और जो ओल्ड लोग हैं उनको ज़रूरत है कि वो सांस लें अब क्योंकि वो बहुत तेज़ी भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी एज उनकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं रही है। तो वो जो तेज़ करते हैं बच्चों के साथ, तो आई थिंक दे नीड टू स्लो डाउन। और वो जो नए लोग हैं उनको जो करना चाहता है वो करने दें, बिकॉज उनके जो टाइम पे जो उनके एक्सपोजर है वो आपका नहीं है। जो आज के ज़माने में हालात हैं, ये एक्सपोजर है पूरी दुनिया में, तो वो एक आज का बंदा, एक आज का यूथ कनेक्टेड है टू द होल वर्ल्ड। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा कुकिंग शो से अट्रैक्टेड हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, या न्यूज़ से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अच्छा नहीं, लेकिन वो कहते हैं और बिल्कुल वैलिड पॉइंट भी है बड़ों का कि भाई उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं है, और जो दुनिया में तजर्बा सिखाता है वो कोई चीज़ नहीं सिखा तो हमें सकता। सबसे बड़ा टीचर हमें एक्सपीरियंस करने दें ना। आपने तो खुद ही किया था, कौन से अब्बू ने हाथ पकड़ के करवाया था, तो हमें भी करने दें खुद ही। एक्सपीरियंस जब सुबह उठोगे तो करोगे ना, पहले उठना तो सीख लो। तो कराची तुम उठ ही नहीं रहे हो। कराची उठता खुलता ही सुबह 12-1 बजे, तो हम कराची क्यों करें? भाई, आप लोगों ने कराची ऐसे किया था भाई, ना। हमने हमारे दौर में नहीं था ना सुबह बेटा। 6 अच्छा अब नई नस्ल क्या कर रही है, देर से उठ के भी वो सारे काम जो ना कर लेती है। अब और मसला पहले ये है, खत्म कर लेती है। अब क्या करें, अब सुबह नहीं 6 बजे से उठ करती। के बात बैठे वही हैं, है, मंडला रहे देखिए हैं, बात अखबार वही है लेके कि बैठे रात हैं। में जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, जोहर को फजर कह रहे हैं ये लोग। उनको उठाओ, उनको कहना पड़ता है भाई उठ जा, रोज़ा है, रमज़ान है। तो ये बड़े मुश्किल से ऐसा होता है कि जिंदा लाश हमने उठा दी है कोई कमरे से, बाल उजड़े हुए चमन हुए में, ठंडे पानी से घबरा रहे हैं, गीज़र खोलो तब नहाए। बुढ़ा ठंडे से नहा के बाहर निकल रहा है, जवान खड़ा हुआ है, यार ये कैसे निकल गया। अबे तो उसकी खुराक है ना, तुम जिंजर पिंजर हॉट डॉग शाशलेक माशलेक खाओगे तो कहाँ से तुम में जान आएगी। ना तुम इंजीर खाओ, ना तुम जैतून खाओ, ना तुम खजूरें खाओ, तुम माठी चीजें खा रहे हो। अंडे वाले बर्गर खा खा के तो तुम माठे हो रहे हो। पैंट तुम पे चढ़ नहीं रही, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे हो, ना सीना ना पेट। ये भी कोई जीना है, पेट से बड़ा सीना है, ये क्या जिंदगी है तुम्हारी यार। देखें आपने बोला बाल उजड़ रहे हैं, तो बाल हैं तो उजड़े हैं ना, बाकी तो फिर टोपी पहन के घूम रहे हैं ना। भाईजान बात ये आ रही है कि एक इंसानों वाला हुलिया होता है। आपने बाल ऐसे हुए जैसे लिहाज सूत्रा ऐसे ही आ गया, जेल में लगा के वक्त से पहले दिस इज ट्रेंड अंकल। नहीं अब क्या करें भाई। अब इधर जमाने में बाल ही ऐसे चल रहे हैं, जब तक स्पाइक्स नहीं बने होंगे या ब्लो ड्राई नहीं होगा, निकलेंगे नहीं घर से बाहर। चले उस राह पर जब सब चल रहे हैं, भीड़ चाल के क्यों चले। वो कह तो रहे, यूनुस कह रहे वो बैठ जाए, रिटायर कर दिया ओल्ड जनरेशन को। यूनुस ने कह रहे बैठो घर में भाई आराम क्यों बैठ जाए। बात ये है कि बुड्ढे जब तक हैं तो रौनक है ना, बुड्ढों को तो भी अल्लाह माफी दे कि जवानों से बेहतर तो बुड्ढे हैं भाई। क्या आप ये देखें कि बुड्ढा बाइक पे भी जा रहा है, स्वेटर पहना रहे हैं कि बुड्ढे को पहन लो, और जवान ऐसे ऐसी जैकेटें पहन रहे हैं, टोपे गिलव्स, और ऐसे यूं अबे झिरी बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। अबे तू है क्या। तो आपके वालिदैन ने आपको देसी खिलाया ना, आपने हमें सारी आर्टिफिशियल चीजें खिलाई। खा लो ना देसी। कोई 40 रुपए का अंडा है, सदर में 40 का अंडा देसी खा लो जाके। 650 रुपए पंजाब का देसी अंडा आदत डालते हैं ना बचपन से। तो खिला तो रहे हैं अपने बच्चों को, थाई ने तुम्हारे मेदे इसका उकाइयां कर रहे हैं। अबे भाई तू दूध पी ले, एक आधा किलो दूध अलग से नहीं उधर रहा है, इसको बोलो अभी पराठे खा लो, तो 6 पराठे पिज्जे वाले मंड रहे हैं। दूध तो सही हो ना भाई, तो भैंस पाल ले घर में तेरे लिए, क्या करें। जब दूध मिल रहा है जो नगोरी से जो भी ले रहे हैं वही पी के भी हम भी वही, हमने कौन सा पाल लिया। उस टाइम इतनी मिलावट नहीं थी जितनी अब है भाई। अच्छा मिलावट है भी तो भाई सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा बेटा है, अब मैं उसको जब तक एक चीज इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगी, देसी अंडा या देसी घी नहीं खिलाऊंगी, वो हैबिचुअल नहीं होगा। तो वही वाली बात है कि आपके माँ बाप ने तो जी बचपन से आपको पराठों में लगा के खिलाया दे। और फिर दूसरी बात ये 1800 पता नहीं कितने रुपए तो किलो देसी घी है, बकरे का गोश्त आप देख लें। आप लोग तो बकरे खा खा के जाना उस जमाने में निकला, अब हम कहाँ से मटन 2200 रुपए। इसकी बात मानता हूँ कि महंगाई ने कमर तोड़ दी इनकी हालत के ऊपर, देसी माल नहीं मिला इनको, और जो है वो इस तरह ये हालत हो गई। वरना अगर मिलता, अगर पैसा सही जगह लगाते, वाइफ जो 22-22 हज़ार के पी रहे हैं वो तो मिल रहा है इनको 20,000 18,000 का। देसी अंडा नहीं मिल रहा, वो देसी अंडे की तलाश नहीं, अपने मतलब की चीजें ढूंढ रहे हैं। लाल कलर की बोतल नाश्ते में पी रहे हैं। अबे मैंने कहा नाश्ते में कौन, मैं वॉक पे जा रहा हूँ,
लाल कलर की बोतलें रखी हुई टेबल पे। अबे मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा वो वॉक पे नाश्ता भी ले कर जा रहे रहे हैं, वो लाल वाला पानी जो है वो वॉक पे भी जाता है लोगों को। एनर्जी आती है ना अरे वो एक कौन सी- एनर्जी ड्रिंक है अरे तो कौन बंदा सी पिएगा। एनर्जी? नहीं नहीं, बेकार एनर्जी। सारे आपके 80% पेट की बीमारियां हो रही हैं, ये सारे अलाय मलाई तो चीज़ें। चाय घर की कितनी रोटी, खतरनाक- आलू गोश्त इनसे नहीं खाया जा रहा, बैगन ये नहीं खा रहे तो रही हैं, इनके अलग से नहीं उतर रही। इनको बस पिज्ज़ा खाना है, इनको वो खाना है, वो लावा बर्गर, अबे लावा क्या, घंटे का लावा, तुम लोगों के अंदर लावा क्या, वो बल ही नहीं रहा कुछ। तो बात ये आ रही है बिल्कुल माठे हुए में कि वो मुंह में दम नहीं और कुश्ती में क्या है कि दम नहीं, हम में कुश्ती लड़ेंगे हम। तो बात ये आ रही है कि ये चीज़ें मैं तो सामने खुल के बोलूँगा भाई चैनल के ऊपर के नौजवानों से मुझे बहुत शिकायत है कि इनकी खुराकें नहीं है, फ्रूट ये नहीं खा रहे, खाने के बाद गुटखा मेनपुरी खिलाओ इनको, सिगरेटें पिलाओ। अबे भाई किन्नू खाओ ना, जब किन्नू मिल रहा है सदर में जाके, किन्नू लिया। मैंने किसी बोलने नौजवान जा को रहा हूँ। किन्नू खाते भी नहीं देखा आज तक। मैं भी गया, मैंने वहाँ पर खाना खाया होटल में, मैंने कहा भाई किन्नू तो खाओ। क्या हो रहा है यार, बाउंसर दिमाग तुम लोगों ने हमारा हाइपर कर दिया। अदनान से बोलो ब्रेक ले ले, मैं तो जरा ऑफ हूँ इस वक्त से, ब्रेक ले लेती हूँ, क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही जनाब ओल्ड जनरेशन वर्सेस यंग जनरेशन। कीनू नहीं खाया जा रहा भाई इनसे, सिंगाड़े नहीं खाए जाते, शकरकंदी नहीं खाई जाती आप लोगों से। पता भी है आपको कॉर्न का टेस्ट कैसा होता है, भुट्टा कैसा होता है। हम क्यों खाएं जब विटामिन अवेलेबल है? चलो क्यों खाएं? वही तो बात कह रहे हैं, फांकने के लिए लाल वाली ड्रिंक पी लेंगे आप मैंने लोग। एक बार जूस पी रहा था, मेरे वालिद इतना गुस्से हुए जवानी के अंदर, कहने लगे तू जवान है, तू जूस पी रहा है, बुड्ढे पीते हैं, चबा के खा। मैंने कहा यार ये क्या बात बोल के चले गए, गुस्से हो गए। मैं जूस की दुकान में बैठ गया, अनार कह रहे हैं इसको जितना चबाओगे ना अपने, तुम बुड्ढे थोड़ी हो, ये तो मरीजों के लिए होता है जूस, तुम जूस पी रहे हो। मेरे वालिद ने ये बात बोली, आज तक इस बात को हो गए तकरीबन 17, 18, 20 साल। तो मैंने वाकई में घर में आके जब मैं वो बोलने, असल तो गुदा ये पेटी में फेंक रहा है, तो मरीज थोड़ी हो जो तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है। ये लोग अभी से ही जूसेस और फला ये सब देसी चीज़ है। अच्छा विटामिन क्यों खाना है जब आपको पता है कि वो विटामिन सी जो है वो कितने रुपए कीनू मिल रहा होगा, 200-250 रुपए दर्जन मिल रहा होगा, अभी कितने होगा तो पता नहीं। ये तो कीनू क्यों खाते हैं। आपने हज़ारों रुपए का वो विटामिन खरीद के विटामिन सी फांक क्योंकि लेना है, थक क्यों जाते, नहीं खाना? चपता नहीं है, थक जाते हैं, कमजोर है। देखिए मेहनत ज्यादा लगती है। इट्स ऑलवेज टू थिंग्स, चलो भाई, इनको क्यों खाने में भी इट्स मेहनत- हार्ड सही वे तो कह रहे और हैं। स्मार्ट वे। तो वी यूजुअली यूज स्मार्ट वेज। हार्ड मेहनत क्यों करें जब आपको विटामिन मिल रहे हैं, आपकी बॉडी को चल रहे हैं। बस तो फिर ऐसा करो, पंप पे जाके नहा लिया करो, वहाँ पे भी मेहनत होती है, ऐसे खड़े हो जाओ, वहाँ पे सर्विस हो जाएगी तुम्हारी। वहाँ भी मेहनत होगी ना, कैसे करके अच्छा, साबुन लगाओ, नहीं, हिलाओ। यहाँ पर मसला यही यूनुस कि भाई आप 5-6 हज़ार रुपए का एक थोड़ी सी बोतल में विटामिन लाओगे, ठीक है, और 200 रुपए में कीनू नहीं खाओगे। 12 कीनू अगर आपने खा लिए तो आपका तो सीजन बेहतर हो गया, विटामिन सी, स्किन अच्छी, खजूर बाल खाओ, अच्छा, इंजीर खजूर खाओ, खा ये लिया। चीजें बस इन लोगों को वाइब्स और इनके वो शादलेख भाग इनको लेख तो वाइब्स और है, घर लेख, वेव- पता वेव नहीं है क्या वहाँ उसका कौन नाम। से वेव है इन लोगों के, अल्लाह माफी दे। वाइब 22,000 नहीं, तो 22,000 रुपए का समझते मैंने हैं बोला इसके कागजात हैं, बाइक लेके घूम रहे हो क्या? कौन से तुमने नहीं पीने क्या शुरू कर करना है दिया? भाई, क्यों मसला है कीनू सिंगाड़ा शकरकंदी खाई नहीं जा रही तुम लोगों देखें, से? एक हमारे टेस्ट डेवलप नहीं है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं खिलाया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको खिलाया था, हमारे पेरेंट्स ने नहीं खिलाया, हमारा टेस्ट डेवलप नहीं है। लाल वाली तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसे डेवलप कर लिया आप लोगों ने? चले थोड़ा उधर से भी आती हूँ ना मैं। टेस्टी, टेस्टी ये बहुत टेस्टी है। वह ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा चीजें, चाय भी लोग पीते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग दिन में 6-6 कप चाय पीते हैं। इज इट सेफ फॉर दी हेल्थ? No. नो। तो लोग पीते, हम तो नहीं बना करे चाय नहीं पियो, हाथ से चाय तो नहीं छीन रहे, तो हमारी कोल्ड ड्रिंक क्यों छीन रहे हैं आप लोग? भाई छीन इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने इसमें बात ये है कि भाई ये है कि वो लाल समझ रहा मैं लाल हो जाऊंगा, पर वो लाल हो नहीं रहा। ज़्यादातर लोग पीने के बाद ये सोचते हैं कि वो रेड है तो हमारे गाल वाल रेड हो जाएंगे। ये नौजवान पी रहे हैं, बेवकूफ़, उसमें देख तो ले लिखा हुआ क्या है, सिंबल है। बेकार कर दिया अपने आप को। बैग यकीन में जी वो करें। बोतल लगी हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो जिस सुबह आधी पीवी हो आधी खाली हो तो वो बहुत बड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है भाई, बच्चों में ये शायद कुछ है। आप देखो ना, आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, पुराने लोग, आप जब जो नई लड़कियां वो आती हैं जब मुझे पेपर तो देके तो पुरानों में डालती है। नहीं, बात ये है कि- ओल्ड जनरेशन। बात ये है कि आप चलो दरमियाना है, जो नई लड़कियां आ रही हैं उनको फौरन ग्लूकोज और टैंक बना के उनकी अम्माई दे रही हैं, वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, घर का दूध का पतीली उठा रही हैं तो कलाई मुड़ गई, अम्मी दूध गिरी है, अबे तुझसे दूध नहीं डल रहा। ये नौजवान नस्ल लड़कियों को भी मैं कह रहा हूँ, अपनी सेहत देखें, सेहत है तो सब अरे कुछ भाई है। हमारी अम्मा तो हम यूनिवर्सिटी से आते थे कहते थे सामान रखो और जो है ना बाकी जो काम करना खाने लगाओ, ये- बाकी जो घर के काम ये है करते थे तरबियत। उसमें आपको करना है, ये है और ये तरबियत। सबकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बाकी सारी बेहतरीन। बहनों की कि तुम्हें ये काम करने। बिल्कुल उनको तो छुई हुई बनाया हुआ है। हमें पता, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी आप करवा लें किसी से, आपकी जनरेशन में से आप किसी को यूनिवर्सिटी से आके कह देंगे तुमने ये काम कर, ओह भाई पढ़ जाएंगे, मैं तो अभी अरे यूनिवर्सिटी तो से आया। मेंटली वो हुआ है ना, डिरेल हुआ है, लड़के पढ़ के। ऐसा एहसान करते हैं आके यूनिवर्सिटी से आ गए हो, भाई मैं तो यूनिवर्सिटी
क्या कर लिया आपने? नहीं, मैं जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियां जो हैं वो उल्टी हो रही हैं, क्योंकि लड़की स्लिम होनी चाहिए। लड़की हमें उल्टी मोटी थोड़ी, लड़की थोड़ी, हमें रेसलिंग थोड़ी लड़की करवानी उल्टी है। नहीं हो रही भाई, दूध नहीं भाई, दूध की पतीली उल्टी हो रही है, लड़की थोड़ी उल्टी हो रही है, दूध नहीं की तो आप पतीली कह रहे हैं उसने ना उल्टी कर सूखी दी। है। बात तो ये इस कि वजह से खुराक कर की, रहे मैं देखो बात वही करूंगा कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सेहत। मेरी जान, जब तक सेहत नहीं होगी तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा रुके, मैं एक मुद्दा रख रही हूँ ना इनके सामने, यूनुस के सामने। अब ये बताएं, ये जो पुराने वाले लोग हैं, हमारे अब्बा के ज़माने में अगर चले जाएं तो वो बताते हैं पैदल इतने इतने किलोमीटर्स पे, मीलों दूर उनके स्कूल्स और कॉलेजेस होते थे, पैदल जाया करते थे, साइकिलों पर जाया करते थे, फिर आकर घर में आके स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, घर के काम भी देख रहे हैं, और लड़कियां भी ऐसा कुछ कर रही हैं। अभी यूनिवर्सिटी जाके ऐसा उखाड़ लेते हैं बाइक पर और जो है गाड़ियों पर के आके जी ऐसे पड़े होंगे, जूते वूते फेंक फांक के बिस्तरों पर पड़े होंगे कि बहुत बड़ा कोई काम कर कर आए, लड़के भी लड़कियां भी। ये क्या है? ये 1-2-4 घंटे पढ़ के आके इतना थक जाते? 2-4 घंटे देखें जितनी मेहनत लगती है आपको मेंटल की ना, देखिए फिजिकल बंदा ज्यादा नहीं थकता, मेंटली ज्यादा थकता है। तो पुरानी जनरेशन ने इतना मुश्किल सब्जेक्ट्स या इतनी कॉम्प्लिकेशंस से नहीं गुजरे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। हमारी जनरेशन गुजरी है, तो वी नीड दैट पीस ऑफ माइंड कि आप फोकस कर पाए। पहले क्या होता था, आप 5 चीज कर रहे हैं, बट इतनी आजकल डिस्ट्रैक्शन है कि यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग वन बाय वन। तो ये हमारा मसला फोकस है वो हमारी। मैं थोड़ा बोल लूँ भाई, क्विकली बात मुझे ये- खत्म करना है। 2 मिनट, बस 2 मिनट नहीं, बस ये जाती इस तरह है, शारा फैसल के ऊपर ऑफिस या यूनिवर्सिटी, हेलमेट, ग्लव्स, अपर, सनब्लॉक, जैसे पुदीने के बाग हैं इनके, ये बहुत बड़े चेयरमैन हैं, और परफ्यूम ऐसा लगा हो रहा था पीछे तक जा रहे फटफटिया पे अपनी। नहीं, अच्छे तो से इतने जा रहे हैं, नखरे- उसमें क्या बात है, नहीं, अच्छे से जा बात रहे ये हैं कि भाई। मेहनत नहीं, मैं आपको वही जो हो उस लेवल पे चलो। ये क्या बात ये है? जहाँ पे जब जॉब कर रहे हैं तो वो इतना ऊपर से आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं ये ऑफिस के मालिक हैं। अबे भाई, भाई जब आप भी तो ग्राउंड लेवल तैयार से, होकर आए हैं, जब आप ग्रास भी तो लेवल शो से में आदमी तैयार चलता होकर है, आए जब हैं, अपनी आपने भी मेहनत तो अपना करता जो है ना है, अच्छा वाला तो वो- ब्लेजर निकाल नहीं, के नहीं, पहना है, तो वो- उसमें क्या हुआ? अरे उन्होंने भाई, भी वो तो तैयार कर होकर लिया, आएंगे। वो कर लिया, लेकिन एक इंसान जब एक मिसाल देता हूँ, हम अपने Quickly बगल- खत्म करें, नहीं, मुझे खत्म- मैं 70 पे जाता था, मेरे अब्बा मेरे स्कूल पे उतारते थे, मैं बोलता था भाई Very यही good, वो क्या दौड़- कहना तो चाहते ये हैं? चीज़ खत्म ये- करें, ये हाँ। जो ईगो है इन लोगों के ये अंदर। डर डर के जो जिए है ना, ये चाहते हैं हम डर डर के जिए, लेकिन मैं बता दूं हम नहीं डरेंगे, हम लोग इस दुनिया को फतेह करेंगे। वी आर गोइंग टू विन चले, दिस वर्ल्ड। अल्लाह करे ये Yeah. जनरेशन दुनिया कौन सा फतह फतह कर दे, कर लिया? दुनिया में हम कायम हो जाए, जो हालात हैं उसमें बेहतरी आ जाए क्विकली। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।